तो फिर हम आज शुरू करने वाले हैं हमारे पास बायोमोलिक्यूल्स, एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक। और मैं आपको बता दूं कि बायोमोलिक्यूल्स पढ़ते ही हमारे पास जो गोल्ड बैच में जो हम पढ़ रहे हैं हमारे पास सेल वाला यूनिट हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। ठीक है, ये चैप्टर खत्म होते ही जो सेल का पूरा यूनिट है, इसमें हमारे पास सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन और बायोमोलिक्यूल्स, वो कंप्लीट हो जाएगा हमारे पास। और हमारे पास फिजियोलॉजी में जो थोड़ा सा पार्ट बचा हुआ है हम उसको भी क्या करेंगे, फटाफट खत्म करेंगे। तो ये होगा कि हमारे ना दिमाग से ना एक जो बहुत बड़ा बोझ था वो उतर जाएगा। और मैं हमेशा आपको ये वाली बात कहता आ रहा हूँ गोल्ड बैच में हमेशा कि यार हमारे पास है ना जो पहला जो हमारे पास 40% सिलेबस है ना, उसको कंप्लीट करने में 60% टाइम लगेगा, बिकॉज इट इज़ वेरी वास्ट सिलेबस। आप देखो कि हर एक वीडियो आपके पास जो आ रही है वो एक अच्छी खासी ड्यूरेशन की आ रही है, पर उसके बावजूद भी क्या हो रहा है, उसके बावजूद भी टाइम लग रहा है। दिस इज व्हाट आई वाज सेइंग इन बिफोर, या इनिशियली मैं आपको ये वाली बात ही हमेशा कह रहा था कि इट विल टेक टाइम, but once we do the important topic or the most explaining topic, after that the time required will not be so high, इतना ज़्यादा टाइम नहीं लग रहा होगा इसके बाद। ठीक है, तो अब जैसे कि आज हम बायोमोलिक्यूल्स करेंगे, तो बायोमोलिक्यूल्स एक बड़ा चैप्टर है, तो इसको खत्म करने में टाइम लगेगा। और कुछ बायोमोलिक्यूल्स आप क्लास 12th में भी ऑलरेडी पढ़कर आ चुके हैं, या जो बच्चे हमारे पास सिर्फ 11th में पढ़ रहे हैं हमारे पास, तो वो इस बात का ध्यान रखेंगे कि बायोमोलिक्यूल्स ना बेटे एक बहुत ज़्यादा डिटेल वाला टॉपिक है। ठीक है ना, इफ़ यू हैव गिवन 100% effort in your human physiology part, then you should give at least 150% effort in this। ठीक है ना, बायोमोलिक्यूल्स में आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि ना इसमें रिएक्शंस बेसिकली आएंगी, और उन रिएक्शंस में जो एंजाइम्स हैं, मैं खासकर एंजाइम्स वाले पार्ट की बात करूंगा जो मैं आज आपको करवाने वाला हूँ। ठीक है, उसमें क्या कर रहे होगे, उसमें आप इन सब चीज़ों का बड़ा ध्यान रख रहे होगे कि हमारे पास कि कौन सा एंजाइम है, ठीक है ना, वो किस तरह का एंजाइम है, वो किस तरह के हमारे पास रिएक्शन करवाया करता है, और उसको हमने कौन सी कैटेगरी में क्या कर रखा है, डिवाइड कर रखा है, क्लासिफाई कर रखा है। ठीक है जी, बस मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आप ना जो आपका सिलेबस जो है, आप सिलेबस कह रहा हूँ, जो आपका टेस्ट जो है वो आप टेस्ट रेगुलर देते रहें। क्योंकि अगर आप किसी भी एक जो नीट क्वालिफाई कर चुका है बच्चा, अगर आपको कोई फ्रेंड हो या कोई भी ऐसा जना हो, सब पूछेंगे तो आपको यही बताएगा कि यू शुड गिव द टेस्ट। आपको अपनी डेली असेसमेंट की, डेली प्रैक्टिस की पता होनी चाहिए कि आप डेली प्रैक्टिस कर रहे हो और वो प्रैक्टिस आपकी कितनी % ठीक आ रही है। ठीक है, आप इस बात का बड़ा ध्यान रखें। और मैं आपको सच बताऊं कि अभी आपने लास्ट वाला टेस्ट भी देखा होगा जो मैंने कल जो आपको टेस्ट बना के दिया था। ठीक है, उसमें कुछ जैसे बॉल एंड सॉकेट, उसमें जो हमारे पास जो जॉइंट्स वाला पार्ट था, ठीक है, उसमें जो मैंने चीज़ आपसे क्वेश्चंस के थ्रू पूछी गई है वो चीज़ मैंने लेक्चर में नहीं पढ़ाई है। जिन बच्चों ने टेस्ट नहीं दिया ना, उन्होंने वाली चीज़ मिस कर दी है। ऐसे 3 से 4 सवाल थे जो मैंने उसमें नहीं पढ़ा रखे थे। ठीक है ना, मेरे पास यहाँ पे अगर रखे होंगे तो मैं आपको दिखा सकता हूँ वाली चीज़ें। ठीक है, जो मैंने कहाँ पे टेस्ट में पूछ लिए थे, पर वो मैंने नॉर्मल क्लासरूम प्रोग्राम में नहीं पढ़ाए थे, आपको मैंने लेक्चर में नहीं पढ़ाए थे। ठीक है ना, मैं ऐसा जान पूछे कर रहा हूँ, मैं ये चाहता हूँ क्योंकि कि आप जो चीज़ें पढ़ रहे हैं उसको आप जाके क्या करें, टेस्ट दें। ठीक है ना, और टेस्ट दोगे तो मैं आपको क्वेश्चंस की वेरिएशन दिखाऊंगा। नॉर्मल में क्लासरूम में कभी आपको क्वेश्चंस की वेरिएशन नहीं दिखा पाता। दिस इज नॉट फिजिक्स और दिस इज नॉट केमिस्ट्री, यहाँ पे आपको क्वेश्चन में घुमा के दिखाऊंगा। ऑल्दो आज से मैं वाली शुरुआत करने वाला हूँ, जैसे मैं आज आपको एंजाइम्स पढ़ाने वाला हूँ, कि मैं जब आपको जो चीज़ पढ़ा रहा हूँ उसके साथ में आपको क्वेश्चंस भी दिखाऊं कि नीट में कौन से साल पे कौन सा वाला सवाल पूछा गया है। ठीक है ना, बट कई बार क्या होता है, कई बार ना हर टॉपिक में ऐसा करना ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है ना, क्योंकि ना हमें पेस भी बैलेंस करके रखना पड़ता है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग क्वेश्चंस दो, और आप सोचो कि यार जब मैं अपने लेवल पे इतनी मेहनत कर सकता हूँ कि मैं आपको रोज 10 क्वेश्चंस का वीडियो सोल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, फिजिक्स वाले सर 20 क्वेश्चन कर रहे हैं या 25 क्वेश्चन कर रहे हैं, वो तो आपको डेली असाइनमेंट भी दे रहे हैं। सोचो ये वाली चीज़ आप। ठीक है, तो यहाँ पे टीचर मेहनत कर रहा है आपके साथ, तो आपको भी यहाँ पर क्या करनी है, मेहनत करनी है। ठीक है, मेहनत करनी है, और मैक्सिमम नंबर पे क्या करने हैं, अपने क्वेश्चन पेपर में ठीक कर आने हैं, और कम से कम आपके 650 नंबर पेपर में बनने चाहिए, तभी मुझे अच्छा लगेगा। ठीक है जी, चलिए जी, तो फिर हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं किसकी, हम बायोमोलिक्यूल्स की। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों, बायोमोलिक्यूल्स का अगर मैं शुरू करता हूं तो बेटे देखो, बायो का मतलब क्या होता है, बायो का मतलब होता है हमारे पास क्या, लाइफ, और मॉलिक्यूल्स का मतलब तो यार आप जानते ही हैं। ठीक है ना, मॉलिक्यूल्स मतलब कि केमिकल्स और दी केमिकल सब्सटेंसेस। ठीक है, मैं इसको बिल्कुल बेसिक से तो नहीं उठाता, ठीक है, क्योंकि मैं मान के चलता हूं कि आपने बायोमोलिक्यूल्स थोड़ा बहुत पहले से जरूर पढ़ रखा होगा। ठीक है, तो लाइफ के लिविंग मॉलिक्यूल्स या लाइफ के सब्सटेंसेस नहीं, लाइफ मतलब यहाँ पे क्या, लिविंग थिंग। ठीक है ना, लिविंग थिंग या लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो मॉलिक्यूल्स बेसिकली जो सब्सटेंसेस मेरे पास पाए जाते हैं, ठीक है ना, उनको कहता हूँ क्या मैं, बायोमोलिक्यूल्स। एंड दे हैव देयर स्पेसिफिक रोल। उनका जो रोल है मेरे प्यारे बच्चों, वो काफ़ी ज़्यादा स्पेसिफिक रहा करता है। ठीक है, तो कौन कौन से सब्सटेंसेस जो बेसिकली पाए जाते हैं। ठीक है, मान लो कि हमारे पास हमें सबसे पहले क्या चाहिए, हमें सबसे पहले चाहिए एनर्जी। क्या चाहिए हमें, एनर्जी। और इस एनर्जी पर्पज से हमारी बॉडी में डाले गए हैं क्या, कार्बोहाइड्रेट्स। क्या डाले गए हैं, कार्बोहाइड्रेट्स। इनको सिंपल में कार्ब्स कह देता हूँ। तो कार्बोहाइड्रेट्स आर दो सब्सटेंसेस
दैट प्रोवाइड एनर्जी, ठीक है ना। तो इसमें हम पढ़ रहे होंगे क्या, हम यहाँ पे पढ़ेंगे किसको, बेसिकली मोनोसेक्राइड्स को पढ़ेंगे यहाँ पर हम यहाँ पे बात करेंगे इसकी ओलिगोसेक्राइड्स की बात करेंगे, और यहाँ पे हम बात करेंगे इसकी पॉलीसेक्राइड, किसकी बात करेंगे, पॉलीसेक्राइड की हम बेसिकली यहाँ पे बात कर रहे होंगे। और साथ ही साथ जितने भी टाइप के बॉन्ड्स आएंगे, क्या आएंगे, जितने भी टाइप के बॉन्ड्स आएंगे, आप बॉन्ड्स का भी बड़ा यहाँ पे ध्यान रख रहे होंगे, ठीक है। आप यहाँ पे बॉन्ड्स का ध्यान रखेंगे, यहाँ पर कभी किसी और जो भी यहाँ पे ना मोनोमर्स का नाम आएगा, कुछ भी जो नाम आएगा आपने सब कुछ यहाँ पे पढ़ना है। ये तो मैं सिर्फ आपको बेसिक आउटलाइन दे रहा हूँ कि मैं आपको क्या क्या चीज़ आगे करवाने वाला हूँ, ठीक है। फिर हम आगे बढ़ेंगे और फिर हम बात करेंगे इसकी लिपिड्स, किसकी बात करेंगे, लिपिड्स की बात करेंगे, ठीक है ना। और लिपिड्स बड़े इंपॉर्टेंट है क्योंकि लिपिड्स में आएगी क्या, लिपिड्स की क्लासिफिकेशन, क्या आएगी, लिपिड्स की क्लासिफिकेशन आएगी, जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे, और साथ ही साथ क्लासिफिकेशन एज वेल एज दी एग्जाम्पल। पेपर में एग्जाम्पल से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या फिर कोलेस्ट्रॉल का डायग्राम देके सवाल पूछा जा सकता है कि यार ये चीज़ क्या है, ठीक है। तो यहाँ से हम ये वाली चीज़ देख रहे होंगे। उसके बाद जब मैं आगे बढ़ूंगा, ठीक है ना, तो आगे जो मेरे पास आएगा मेरे प्यारे बच्चों, लिपिड्स के बाद वो आएंगे क्या मेरे पास, प्रोटीन्स। क्या आएंगे मेरे पास, प्रोटीन्स आएंगे। ये भी हमारे पास एक बायोमोलिक्यूल है एंड दे आर दी बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ बॉडी। क्या है हमारे पास, दीज आर दी बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ह्यूमन बॉडी, या किसी भी ऑर्गेनिज्म के बिल्डिंग ब्लॉक्स हुआ करते हैं, ठीक है। और ये क्या करते हैं, स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड किया करते हैं। तो यहाँ पर भी इनकी क्या आ रही होगी, इनकी क्लासिफिकेशन यहाँ पर भी आ रही होंगी, और आप इन सब चीज़ों को बड़ा ध्यान से पढ़ेंगे। और साथ ही साथ क्या पढ़ेंगे, इनका स्ट्रक्चर ही पढ़ेंगे, क्या भी पढ़ेंगे, इनका स्ट्रक्चर ही पढ़ेंगे। मैं आपको पढ़ाऊंगा सब चीज़ डिटेल में, ठीक है, ठीक है ना। प्रोटीन्स का ये एक्सटेंडेड वर्जन हमारे पास आता है क्या, एंजाइम्स। क्या आता है, एंजाइम्स, ठीक है ना। एंड फ्रेंकली स्पीकिंग, अगर पेपर में सवाल पूछा गया कोई अच्छा सवाल, तो जरूर और जरूर कहाँ से पूछा जाएगा, एंजाइम से पूछा जाएगा, ठीक है। और एक और पार्ट यहाँ पे मेरे पास आता है किसका, विटामिन एंड मिनरल्स का, ठीक है ना। तो मैं विटामिन आपको यहाँ पे नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि वो चीज़ें मैं आपको पढ़ाता हूँ कहाँ पर, डाइजेशन में। कहाँ पे पढ़ाता हूँ मैं आपको, डाइजेशन में पढ़ाता हूँ, ठीक है ना। जो लोग डाइजेशन पढ़ चुके हैं उनको पता होगी कि मैंने डाइजेशन में आपको बहुत सही तरीके से करवा दिए, सारे के सारे विटामिन ए से लेकर कहाँ तक, के तक मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। तो सर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ जो इसमें आ रही है, हाँ वो आ रही है हमारे पास क्या, एंजाइम्स। क्या आ रहे हैं हमारे पास, सबसे इंपॉर्टेंट आ रहे हैं हमारे पास एंजाइम्स। तो आप एंजाइम्स को क्या करेंगे, ढंग से पढ़ेंगे, और मैं एंजाइम से पढ़ाना क्या कर रहा हूँ, अभी शुरू कर रहा हूँ। तो चलिए जी शुरुआत करते हैं कहाँ से, हम एंजाइम से। तो जी आगे बढ़ते हैं और यहाँ से पढ़ना शुरू करते हैं किसको, एंजाइम्स को। किसको पढ़ना शुरू करते हैं, एंजाइम्स को। तो अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि एंजाइम्स क्या होते हैं, तो आप मुझे बता देंगे कि सर एंजाइम्स आर बेसिकली प्रोटीन्स। क्या है हमारे पास, प्रोटीन्स हैं, जिन्हों कहता हूँ क्या मैं, दे आर प्रोटीनिशियस इन नेचर। एंजाइम्स क्या करते हैं, बेसिकली हमारे पास प्रोटीन्स हुआ करते हैं। अगर मैं आपसे पूछ लूंगा कि कौन से प्रोटीन्स हुआ करते हैं, तो आप बोल देंगे सर ये हमारे पास ग्लोबुलर प्रोटीन हुआ करते हैं। क्या हुआ करते हैं, हमारे पास ग्लोबुलर प्रोटीन्स हुआ करते हैं। ये वाली बात ध्यान रखना, फाइब्रस प्रोटीन्स जनरली एंजाइम्स की तरह काम नहीं करते, ठीक है। आपको मैं एक एग्जाम्पल पढ़ाता हूँ, बताता हूँ, आपने शायद पढ़ा होगा, ठीक है। आपने सुना होगा क्या कहते हैं कि मायोसिन एटीपीएस के बारे में सुना है आपने, मायोसिन एटीपीएस। तो मायोसिन एटीपीएस क्या है, मेरे पास एक एंजाइम है, ठीक है, एक एंजाइमेटिक पार्ट है किसका। अगर मैं मायोसिन का स्ट्रक्चर बनाऊं, तो मायोसिन का स्ट्रक्चर आपने देखा होगा कुछ ऐसे हुआ करता है, और हम बोलते हैं कि जो हमारे पास मीरोमायोसिन है, जो मोनोमर है इसका मीरोमायोसिन, इट इज फिलामेंटस। क्या है वो, हमारे पास फिलामेंटस है, और हम एक्टिन को ग्लोबुलर कहते हैं और हम इसको फिलामेंटस कहते हैं। पर आप ध्यान रखना कि ये वाला जो पार्ट है ना, ये फिलामेंटस है, क्योंकि ये एंजाइम की तरह बिहेव नहीं करता। जो भी चीज़ एंजाइम की तरह बिहेव करेगी वो जरूरी है कि वो क्या होगी, ग्लोबुलर ही होगी। यही कारण है कि इसका जो हेड होता है, ठीक है ना, वो क्या होता है, उसको हम कहते हैं क्या, ग्लोबुलर हेड। और ये जो ग्लोबुलर हेड होता है, इट इज एक्चुअली द एक्टिव एटीपीएस। यही हमारे पास एटीपीएस हुआ करता है। तो आप इस वाली बात से क्या रखेंगे, ध्यान रखेंगे कि एंजाइम्स आर ग्लोबुलर नेचर। क्या ग्लोबुलर होते हैं हमारे पास, केमिकली दे आर ग्लोबुलर। अच्छा, ग्लोबुलर प्रोटीन्स होते हैं, पर एक एक्सेप्शन भी है हमारे पास। एक्सेप्शन ये है, आप ध्यान रखेंगे कि राइबोजाइम्स के बारे में, इसके बारे में ध्यान रखेंगे, देयर इज एन एक्सेप्शन, दैट इज द राइबोजाइम। राइबोजाइम एक ऐसा एंजाइम है हमारे पास, ऐसे एंजाइम्स का ग्रुप है हमारे पास, ठीक है ना, जो क्या होते हैं, जो प्रोटीनिशियस नहीं होते। राइबोजाइम्स आर एक्चुअली राइबोसोमल एंजाइम्स। देयर आर सर्टेन एंजाइम्स जो क्या करते हैं, जो रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देते हैं, बट उसमें प्रोटीन्स हेल्प नहीं कर रहे होते। उसमें ये वाला काम कौन नहीं कर रहा होता है, ये वाला काम राइबोसोम या राइबोसोम का पार्ट ही कर रहा होता है। समझ पा रहे हैं आपके, नहीं समझ पा रहे हैं, पक्का है जी। बढ़ जाए, एग्जाम्पल देंगे आप मुझे इसका। मगर मैं आपको एक एग्जाम्पल की बात करूं तो आप ले लेंगे जैसे पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज। किसके एग्जाम्पल लेंगे आप, पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज। तो पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज क्या है हमारे पास, एक पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज इज अ
राइबोस हमारे पास एक तरह का नॉन प्रोटीनिशियस एंजाइम है। कैसा एंजाइम है? इट इज अ नॉन प्रोटीनिशियस एंजाइम। और रिसेंटली हमारे पास कुछ और एंजाइम्स भी डिस्कवर हुए हैं, जैसे कि अगर मैं बात करूं, किस एग्जांपल लूं मैं किसका, ठीक है ना, जो आरएनए की तरह बिहेव करते हैं। मतलब जो होते क्या है केमिकली, दे आर आरएनए एंड स्टिल दे बिहेव लाइक व्हाट, एस एंजाइम्स। पक्का है? मुश्किल तो नहीं है, ठीक है। तो सर ये जो बात है एंजाइम की आई कहां से? एक्चुअली एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम क्या था, इनका नाम था बुशनर। क्या नाम था उनका? आप इसको बुशनर पढ़ सकते हैं, उसको बुकनर पढ़ सकते हैं, कुछ भी पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। ये बेसिकली किस पे काम कर रहे थे? ये ना ईस्ट पे काम कर रहे थे। किस पे काम कर रहे थे? ईस्ट पे। और ये देखते थे कि यार ईस्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फर्मेंटेशन। ईस्ट किसके लिए रिस्पॉन्सिबल हुआ करती है? फर्मेंटेशन के लिए इस्तेमाल रिस्पॉन्सिबल हुआ करती है। मतलब कि अगर आप इसमें कोई भी क्या डालेंगे, कार्बोहाइड्रेट डालेंगे, क्या डालेंगे, कोई भी आपके पास अगर कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है, जनरली ग्लूकोज और कुछ भी, तो क्या करती है, ये फर्मेंटेशन करवाया करती है, ठीक है ना। और कार्बोहाइड्रेट की फर्मेंटेशन, ठीक है ना, हमें क्या देती है? इट गिव्स अस CO2 प्लस H2O। आप यही वाली बात मानते हो कि नहीं मानते हो? हाँ या ना? पक्की बात है, ठीक है। तो यहाँ से जो कंसेप्ट आया, ये आया कैसे कि कहता है ये जो काम कर रहे हैं, कौन काम कर रहे हैं, यहाँ पे काम हो रहा है कौन? ईस्ट कर रहे हैं। तो ईस्ट के पास जरूर कोई ना कोई ऐसी चीज है, क्योंकि ये जो काम हो रहा है कार्बोहाइड्रेट की जो फर्मेंटेशन हो रही है, क्या हो रही है? उसकी फर्मेंटेशन हो रही है। ये कहां पर हो रही है? इट इज टेकिंग प्लेस इन दी ईस्ट। कहां पर हो रही है? ईस्ट में हो रही है। इसलिए यहां से जो नाम पड़ा वो पड़ा क्या? एंजाइम। क्योंकि इनका मतलब है क्या? एन। क्या मतलब है? एन। और ईस्ट का मतलब है क्या? जाइम। क्या मतलब है? जाइम। तो यहां से वर्ड आता है क्या? एंजाइम। एंजाइम कोई अलग से वर्ड नहीं है, ये एक्चुअली ईस्ट के नाम से ही निकाला गया है। इसको मिला के बोल दिया गया क्या? enzyme. It means the yeast is working as an enzyme or yeast has something that works as an enzyme and catalyze this chemical reaction. So simply we can say that अगर हम किसी रिएक्टेंट में क्या डालेंगे, जैसे मान लो मेरे पास रिएक्टेंट है, उसमें जब हम ये चीज ऐड करेंगे, कोई एक एंजाइम ऐड करेंगे, तो इट विल गिव अस द प्रोडक्ट। पक्की बात है कि नहीं है? हाँ या ना? इसका मतलब कि सर एंजाइम्स तो बॉडी में 24 घंटे प्रेजेंट होते होंगे, दे आर ऑलवेज प्रेजेंट इन द बॉडी? नहीं। इस वाली बात का आप ध्यान रखेंगे कि सारे के सारे एंजाइम्स हर एक टाइम पे बॉडी में प्रेजेंट नहीं होते। वो सिर्फ और सिर्फ तब बना करते हैं जब बॉडी को उनकी जरूरत होती है। ऑल एंजाइम्स आर नॉट, ये वाली स्टेटमेंट में आपको कुछ स्टेटमेंट इसलिए लिखवा दिया करता हूं क्योंकि ना ऐसी स्टेटमेंट कई बार असर्शन रीजन में पूछी जा सकती हैं। तो आप ध्यान रखेंगे कि ऑल एंजाइम्स आर नॉट प्रेजेंट ऑल द टाइम इन द बॉडी, ठीक है ना, बट दे आर फॉर्म्ड व्हेन रिक्वायर्ड। कब बना करते हैं? जब इनकी जरूरत पड़ा करती है, ठीक है ना, तब ये बनते हैं, अपना काम करते हैं और निकल जाया करते हैं, ठीक है। ये वाली बात ध्यान रहेगी कि नहीं रहेगी? आसान है कि नहीं है? चलें सर। तो सर ये जो एंजाइम्स हैं हमें कहाँ मिल सकते हैं? ठीक है, देखो यार, जहाँ पे मिलेंगे ना, ये उनके हिसाब से हम क्या करेंगे, इनका नाम भी हम रख देंगे। सर मतलब कि देखो, देयर आर सर्टेन एंजाइम्स जो क्या करते हैं, जो सेल के अंदर काम किया करते हैं, ठीक है, और कुछ एंजाइम्स हमारे पास ऐसे हैं जो सेल के बाहर काम किया करते हैं। मतलब मैं समझाता हूँ आपको। देखो यार, जैसे अगर मैं बात करूंगा ग्लाइकोलाइसिस की बात करूंगा, मैं ग्लाइकोलाइसिस की अगर मैं बात करूंगा, तो आप जानते हैं अच्छा, वैसे आप लोगों ने, मुझे उम्मीद है कि आपने ग्लाइकोलाइसिस थोड़ी बहुत पढ़ रखी होगी, ठीक है। जैसे कि मान लो मेरे पास ये सेल है, क्या है ये मेरे पास, सपोज दिस इज द सेल, और ये मान लो ये मेरे पास न्यूक्लियस है, ये ऊपर ER लगा हुआ है, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मेरे पास पड़ा हुआ है माइटोकॉन्ड्रिया। क्या पड़ा हुआ है? माइटोकॉन्ड्रिया पड़ा हुआ है। और ये मेरे पास साइटोप्लाज्म है। क्या है ये? साइटोप्लाज्म। और यहाँ पे एक रिएक्शन हो रही है जिसमें बेसिकली जो ग्लूकोज है, क्या है, जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज कन्वर्ट हो रहा है किसमें? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। अबे हाँ या ना? ये ग्लाइकोलाइसिस रिएक्शन है कि नहीं है? जानते हैं सभी लोग, ये रिएक्शन ग्लाइकोलाइसिस हुआ करती है। और जो बच्चे 11th क्लास के हैं वो घबराए ना, ठीक है ना, वो बस इसको ऐसा एग्जांपल मान ले और इस वाली बात का ध्यान रख लें कि दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस इन साइटोप्लाज्म। कहां पर हुआ करती है? साइटोप्लाज्म में हुआ करती है, ठीक है। क्योंकि मेरे पास एक अच्छा एग्जांपल से बच्चे समझ पाएंगे, ठीक है। अब कहता है कि ये जो एंजाइम है हमारे पास, ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में जो एंजाइम कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है, दिस एंजाइम इज एक्चुअली दी हेक्सोकाइनेज। कौन सा एंजाइम है हमारे पास? ये एक एंजाइम है, इसको कहता हूं क्या मैं? हेक्सोकाइनेज। एंड दिस हेक्सोकाइनेज इज प्रेजेंट इन दिस साइटोप्लाज्म। ये कहां पड़ा हुआ है हमारे पास? ये साइटोप्लाज्म के अंदर ये बेसिकली पड़ा हुआ है। ये जो पूरा साइटोप्लाज्म है हमारे पास, यहाँ पे ये सेल के अंदर यहाँ पे पड़ा हुआ है, ठीक है। तो ऐसे एंजाइम्स जो बेसिकली सेल के अंदर प्रेजेंट हुआ करते हैं, दीज एंजाइम्स आर नोन एज
एंडो एंजाइम्स। क्या कहलाते हैं हमारे पास ये एंडो एंजाइम्स, या कुछ लोग तो बहुत शॉर्ट में ना एंडोजाइम्स भी बोल देते हैं, जो टेक्निकली गलत है। एंडो का मतलब है अंदर और एंजाइम मतलब आप जानते हैं एंजाइम्स, ठीक है ना। सो देयर आर लाइक हेक्सोकाइनेस इज व्हाट इज एक्चुअली अ एंडो एंजाइम, ठीक है। तो आप ध्यान रखेंगे जितने हमारे पास जो साइटोप्लाज्मिक एंजाइम्स हैं, जो साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना, दे आर व्हाट, दे आर एंडो एंजाइम। साथ ही साथ आप ये भी ध्यान रखेंगे जो माइटोकॉन्ड्रियल एंजाइम्स हैं, ठीक है ना, कौन से एंजाइम्स, दोस एंजाइम्स दैट आर इन्वॉल्वड इन क्रेब्स साइकिल। किसमें, क्रेब्स साइकिल में। जो क्रेब्स साइकिल कहां पर हुआ करती है, क्रेब्स साइकिल हुआ करती है हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। तो जो माइटोकॉन्ड्रियल एंजाइम्स है मेरे प्यारे बच्चों, वो भी कहां पर होते हैं, वो भी मेरे पास एक्चुअली साइटोप्लाज्म के अंदर ही हुआ करते हैं। याद रहेगी कि नहीं रहेगी मेरी बात, पक्का, मुश्किल तो नहीं है। चलें अब मैं आपको कुछ और बात बताता हूँ, ठीक है। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे पास, जैसे ही हमारे पास न्यूक्लियस हो गया, और ये मान लो न्यूक्लियस के ऊपर लगा हुआ है क्या, हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ यहाँ पर मान लो हमारे पास पड़ा हुआ है क्या, गोल्गी बॉडीज हमारे पास ऐसे करके पड़ी हुआ करती हैं, जानते हैं आप, ठीक है। अब न्यूक्लियस से क्या आएगा, आरएनए आएगा। आरएनए यहाँ पर आके बैठेगा, राइबोसोम्स के ऊपर पड़े होंगे, ठीक है। ये क्या करेंगे, यहाँ से एंजाइम्स बनाएंगे। क्या बनाएंगे, ये एंजाइम्स, हमारे पास ये प्रोटीन्स बनेंगे। प्रोटीन्स की मॉडिफिकेशन होगी कहाँ पर, गोल्गी बॉडीज में, और गोल्गी बॉडी में बनने के बाद उन प्रोटीन्स को सेल के बाहर भेज दिया जाएगा, जिन्हें कहता हूँ क्या मैं, एक्स्ट्रा सेलुलर साइट्स। ये वाली बात आप जानते हैं, वाली बात आपको मैंने पढ़ा रखी है कहाँ पर, सेल वाले टॉपिक में, ठीक है। अब इनको क्या कर दिया गया, बाहर निकाल दिया गया। तो ये जो एंजाइम्स आउट ऑफ द सेल भेजे गए, कहाँ भेजे गए हैं, आउट ऑफ द सेल भेजे गए हैं। जैसे कि मान लो कि बाहर पड़ा हुआ था कौन, कार्बोहाइड्रेट, कौन सा, कोई कार्बोहाइड्रेट मान लो पड़ा हुआ था। जैसे कि बाहर पड़ा हुआ था मान लो प्रोटीन, क्या पड़ा हुआ था, प्रोटीन, और हमें इस प्रोटीन को क्या करना था, ब्रेक डाउन करना था, ठीक है। तो अगर मैं बोलूंगा कि इसको ब्रेक करने के लिए जो पेप्सिनोजन आएगा, या अगर मैं उसकी एक्टिव फॉर्म की ही बात कर लूं, कौन, जो मेरे पास पेप्सिन आ रहा होगा मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ना, वो एक्चुअली आ तो सेल के अंदर से रहा है, बट जो उसकी वर्किंग है, क्या है, जो वर्किंग है वो आउट ऑफ द सेल हो रही है। कहां पर हो रही है, सेल के बाहर हो रही है, और वो प्रोटीन को ब्रेक कर दे रहा है, किसमें, बोला करो यार, प्रोटियोस में और पेप्टोन्स में। तो ये जो रिएक्शन है, दिस रिएक्शन इज एक्चुअली टेकिंग प्लेस आउट ऑफ द सेल, ये सेल के बाहर वाला काम हो रहा है। तो ऐसे एंजाइम्स, पेप्सिन वगैरह, ये कहलाए जाते हैं हमारे पास क्या, दे आर नोन एज एक्सो एंजाइम्स। क्या कहलाते हैं हमारे पास, ये एक्सो एंजाइम्स, जो बेसिकली सेल के बाहर काम किया करते हैं। और सिर्फ यही नहीं, जितने भी हमारे पास डाइजेस्टिव एंजाइम्स है, क्या है, जितने भी हमारे पास डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं, दे ऑल आर एक्सो एंजाइम्स। साथ ही साथ आपने सुना है हमारे पास लाइसोसोमल एंजाइम्स का एग्जांपल, या हमारे पास मैं क्या कह रहा था उसको, हमारे पास जो होते हैं एंटीबैक्टीरियल एंजाइम्स, कौन से होते हैं, लाइसोजाइमल एंजाइम्स, ठीक है ना। तो वो भी क्या हुआ करते हैं हमारे पास, लाइसोजाइमल एंजाइम्स आर बेसिकली व्हाट, दे आर एक्सो एंजाइम्स, वो सेल के बाहर निकल के क्या करा करते हैं, काम किया करते हैं, ठीक है। तो मोटे मोटे तौर पे एक अर्थ कह सकते हैं कि भाई एंजाइम क्या होता है, एंजाइम बेसिकली वो चीज होती है, ठीक है ना, जो एक रिएक्शन में किसी एक रिएक्टेंट को कन्वर्ट कर देती है किसी में, प्रोडक्ट में। जैसे हेक्सोकाइनेस भी क्या करता है, ये ग्लूकोज के अंदर ना एटीपी को तोड़ के एक फॉस्फेट उसके पास जोड़ दिया करता है, और किसी फॉर्मेशन होती है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, तो रिएक्शन को कैटलाइज करवा रहा है, ठीक है। वैसे प्रोटीन क्या है, प्रोटीन हमारे पास एक तरह का प्रोटीन को ब्रेक करने के लिए पेप्सिन है। ये कैसे हमारे पास एक एक्सो एंजाइम है, जो सेल के बाहर काम कर रहा है। कोई दिक्कत, मुश्किल तो नहीं है। अब बात आती है कि सर हम इन एंजाइम्स को, मान लिया सर हमारे डाइजेशन में हेल्प कर रहे हैं, हमें एनर्जी बना के दे रही हैं, सारा काम ये हो रहा है, बैक्टीरिया को बॉडी में मार रहे हैं, पर बॉडी के बाहर इनका क्या काम है, क्या इनका बॉडी के बाहर भी कोई रोल है, या सिर्फ ये ऐसे ही है, मतलब बेफालतू के हैं, नहीं यार। एक्चुअली क्या करें, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बताऊं तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे आपने सुना होगा किसके बारे में, एलाइसा के बारे में सुना है आपने, एलाइसा। एलाइसा इज एक्चुअली एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट, ऐसा ये वाला जो टॉपिक है एलाइसा, ये मैं डिटेल में पढ़ाई करता हूँ कहाँ पर, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में, क्योंकि वहाँ पर आता है ये। एंड दिस इज अ केमिकल टेस्ट दैट इज यूज्ड टू डिटेक्ट द HIV, टू डिटेक्ट द HIV, और वी कैन सिंपली से दैट एड्स के पेशेंट में हम इसको बेसिकली, एड्स के पेशेंट को पहचानने के लिए हम ये करा करते हैं। और क्या काम है जी इसका, और कोई बहुत इंपॉर्टेंट काम इसका एक और, these enzymes behave like the molecular scissors। कैसे काम करा करते हैं, ये molecular scissors की तरह काम किया करते हैं, और उन एंजाइम्स को कह दिया करता हूं मैं रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, ठीक है ना। वो बेसिकली हमारे पास न्यूक्लियस हुआ करते हैं, क्या हुआ करते हैं, न्यूक्लियस हुआ करते हैं। दे आर यूज्ड टू कट द DNA, DNA को कटिंग के लिए काम आते हैं, तो DNA को ये बीच में से काटा करते हैं, ठीक है। और बताओ मुझे और क्या रोल हो सकता है इसका। हाँ,
पार्टी में रोल होता है, पार्टी 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 करने में बड़ी हेल्प करते हैं। सर किस तरह की पार्टी करती हैं ये? जैसे कि इन द प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहलिक बेवरेजेस। कुछ लोगों के तो मुंह में पानी आ गया होगा, पिटाई पड़ेगी, ठीक है ना। ऐसी गंदी बातें नहीं करनी यहाँ पर, मैं करता हूँ कभी ऐसी गंदी बात नहीं, ठीक है। तो कहाँ पर हमारे पास एल्कोहलिक बेवरेजेस में, अभी आपको मैंने एक रिएक्शन दिखाई दी ना कि हम क्या करते हैं बेसिकली, जब किसी, जैसे मान लो मेरे पास है C6H12O6, जब इस पर क्या करेगा, इस पर हमारे पास इसके हम फर्मेंटेशन करवाएंगे, ईस्ट जब इस पर काम करेगा तो मेरे प्यारे बच्चों ये इसको किस में ब्रेक कर देगा, एंजाइम से जो हम यहाँ पे डालेंगे, ठीक है। बेसिकली हम सैक्रोमाइसिस सर्विसिया एक एंजाइम होता है, कौन सा एंजाइम हमारे पास, मैं लिख दूँ यहाँ पर, घबराओगे तो नहीं, ये सारी चीज़ें ना आएगी हमारे पास, ठीक है। सैक्रोमाइ, पूरी फुल फॉर्म लिख रहा है, सैक्रोमाइसी सर्विसी, ठीक है ना। ये क्या करेगा, ये इसको तोड़ देगा किसी में, ग्लूकोज को CO2 और C2H5OH में, ये बन गया क्या हमारे पास, इथेनॉल, ठीक है ना। इसके बहुत सारे यूज़ होते हैं हमारे पास, हम इसको क्लीनिंग के लिए यूज़ करते हैं बेसिकली इथेनॉल को हम एज अ पेंट इंडस्ट्री में हम इसको यूज़ करा करते हैं, ठीक है ना। हम इसकी कार्बोक्सिलिक एसिड प्रिपरेशन में यूज़ करते हैं, इसको हम एल्डिहाइड की प्रिपरेशन में यूज़ करते हैं। कभी कभी कुछ लोग, गलत लोग, इसको पार्टी पर्पस के लिए भी यूज़ कर लिया करते हैं, ठीक है। चल हमने वहाँ तक नहीं जाना, ठीक है जी। और क्या यूज़ है जी इसका, बेटे इसका बड़ा इंपॉर्टेंट यूज़ है, इट इज़ यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ, मतलब जो हमारे पास ये जो है एंजाइम्स, ठीक है ना, ये कैसे बिहेव करते हैं, ये कई बारी बड़े इंपॉर्टेंट काम होते हैं, ये लाइफ सेविंग काम भी करते हैं। जैसे कि हमारे पास स्ट्रेप्टोकाइनेस, क्या, स्ट्रेप्टोकाइनेस मेरे प्यारे बच्चों क्या है, एक एंजाइम है, क्या है, एक एंजाइम है। ऑब्वियसली बात है, नाम के बाद एज आ रहा है तो क्या हो गया, तो एंजाइम हो गया हमारे पास। तो दिस स्ट्रेप्टोकाइनेस इज व्हाट, दिस इज एक्चुअली अ वेरी इंपॉर्टेंट एंजाइम एंड दैट इज यूज्ड एज अ क्लॉट बस्टर। कैसे इस्तेमाल होता है हमारे पास ये, एज अ क्लॉट बस्टर, क्लॉट को हटाने के लिए। जब हमारे ब्लड वेसल्स के अंदर किसी पेशेंट के ब्लड वेसल्स के अंदर क्या हो जाया करता है, क्लॉट जम जाया करता है, तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, इस एंजाइम को, स्ट्रेप्टोकाइनेस को हम बेसिकली इस्तेमाल किया करते हैं। मुश्किल तो नहीं है, पक्का। और क्या यूज़ है सर इसका, और कुछ एंजाइम्स का यूज़ आप बता सकते हैं, हाँ बड़ा आसान है। और किस एंजाइम का अगर मैं यूज़ बताऊँ तो जैसे लाइपेस होते हैं, क्या होते हैं, लाइपेस जो एंजाइम्स हैं, दे आर यूज्ड इन डिटर्जेंट इंडस्ट्री, मतलब हमारे पास लॉन्ड्री इंडस्ट्रीज में अलॉन्ग विद द डिटर्जेंट फॉर्मुलेशन ये उसमें इस्तेमाल हुआ करते हैं। जैसे कि मान लो कि मैं यार समोसा खा रहा हूँ, ठीक है ना, तो समोसा यहाँ पे सब समोसे में से तेल तो नहीं टपकता, चलो मान लो यार मैं आलू कचौड़ी खा रहा हूँ, ठीक है ना, कचौड़ी में तेल भरा हुआ है और तेल का स्टेन यहाँ पे मेरी शर्ट पे लग गया, अब उसको छुटाना है। जैसे ये तो डार्क कलर की शर्ट है, पर व्हाइट कलर की शर्ट पे लगे तो बेटे बहुत गंदा लगेगा, मैं इसको पहन के पढ़ाने भी नहीं जा सकता। तो उस टाइम पे क्या करूँगा मैं, उस टाइम पे इस लाइपेस को, ये जो एंजाइम है, लाइपेस इज एक्चुअली लिपिड डाइजेस्टिंग एंजाइम। कैसा एंजाइम है हमारे पास, एक लिपिड डाइजेस्टिंग एंजाइम है मेरे प्यारे बच्चों। मैं इसको क्या करूँगा, इसके ऊपर डाल दूंगा और ये लाइपेस क्या करेगा, ये लाइपेस उस स्टेन को, उस लिपिड को क्या करते हैं, डाइजेस्ट कर देगा, तोड़ देगा वहाँ से, एंड जो स्टेन है इट विल बी रिमूव्ड, स्टेन क्या हो जाएगा वहाँ से हमारे पास खाली हो जाएगा। पक्का, बढ़ जाएं आगे, ठीक है। तो यहाँ तक आपको मेरी बात समझ आ रही है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द, हमने ब्रीफली क्या करी, थोड़ी सी बात कर ली है किसकी, एंजाइम्स की। अब हम थोड़ा सा ना एंजाइम्स के अंदर तक घुसते हैं, ठीक है ना, और देखते हैं यार हमारे पास जो एंजाइम्स हैं वो बेसिकली किस तरह के हैं। ये तो हमने उसका मोड ऑफ एक्शन देख लिया कि सर वो कहाँ काम कर रहा है, वो सेल के बाहर काम कर रहा है या अंदर काम कर रहा है। बाहर काम कर रहा होगा तो हम एक्सो एंजाइम बोल देंगे, और अंदर काम कर रहा होगा तो क्या बोल देंगे, उसको हम एंडो एंजाइम्स बोल देंगे। पर उसके अलावा भी क्या है, कुछ और तरीके से भी हम क्या कर सकते हैं, एंजाइम्स को क्लासिफाई कर सकते हैं। जैसे कि आपको मैंने बताया कि एंजाइम्स आर प्राइमरीली प्रोटीन्स, क्या है, प्रोटीन्स ही हैं, और इसी क्लासिफिकेशन के बेसिस पे मैं एंजाइम को दो क्लासेस में क्या कर दे रहा हूँ, डिवाइड कर दे रहा हूँ, ठीक है ना। दो पार्ट्स में मैं इसको ब्रेक कर देता हूँ केमिकल नेचर के बेसिस पे। सुनना, देयर आर सर्टेन एंजाइम्स दैट आर सिंपली प्रोटीन, क्या है वो हमारे पास, सिंपली प्रोटीन, सो दे आर नोन एज सिंपल एंजाइम्स। क्या कहलाते हैं हमारे पास वो, सिंपल एंजाइम्स, दे हैव ओनली प्रोटीनिशियस पार्ट। सिंपल एंजाइम्स आर दोज एंजाइम्स दैट आर ओनली प्रोटीनिशियस, इनके पास प्रोटीन के अलावा कुछ और नहीं होता, दे आर प्रोटीनिशियस। मतलब कि ये हमारे पास पूरा एंजाइम है, ये हमारे पास एंजाइम है, और ये एंजाइम पूरा का पूरा कंप्लीटली क्या है, दिस इज व्हाट, दिस इज कंप्लीटली प्रोटीन, ये पूरा प्रोटीन है, और प्रोटीन के अलावा इसके पास कुछ और नहीं है। ये अमेज़ॉन की सेल नहीं लग रही है, ऐसा करके मैंने बना दिया स्माइल, अमेज़ॉन पे जो आती है, चलो आप समझ जाओ, ठीक है। तो ऐसे एंजाइम्स को कहता हूँ क्या मैं, हमारे पास सिंपल एंजाइम्स, क्या कह दिया करता हूँ मैं, सिंपल एंजाइम्स। और आप जब भी इनको पढ़ते हैं तो आप इनको सिंपल एंजाइम्स के को पढ़ रहे होते हैं। जैसे कि आपने सुना होगा, अभी आपने एग्जांपल लिया था मैंने पेप्सिन का या ट्रिप्सिन का। सो दे आर व्हाट, दे आर दी सिंपल एंजाइम्स दैट आर प्रोटीनिशियस ओनली, but there are certain enzymes that contain
नॉन प्रोटीनिशियस पार्ट 2, जिनके पास नॉन प्रोटीनिशियस पार्ट भी हुआ करता है। और उन एंजाइम्स को कहता हूं क्या मैं, कॉन्जुगेट एंजाइम। क्या कहता हूं उनको मैं, दे आर नोन एज कॉन्जुगेटेड एंजाइम। सर कॉन्जुगेटेड मतलब, सर कॉन्जुगेशन मतलब तो होता है जुड़ा हुआ, किसी और चीज से जुड़ना। हाँ बिल्कुल सही समझे आप। सो देयर आर एंजाइम्स दैट आर कॉन्जुगेटेड, जो किसी ना किसी और चीज के साथ जुड़े हुआ करते हैं। दे आर नॉट ओनली प्रोटीनिशियस, इनके पास 2 पार्ट हुआ करते हैं इन एंजाइम्स के पास। कौन कौन से, एक तो होता है क्या इनके पास प्रोटीनिशियस पार्ट एज वी से, ठीक है ना, दे हैव द प्रोटीन पार्ट, ठीक है ना, प्रोटीनिशियस पार्ट है। जैसे कि मेरे पास, मैं इसको ऐसे बना देता हूं, सपोज दिस इज द प्रोटीनिशियस पार्ट एंड दिस प्रोटीनिशियस पार्ट इज नोन एज एपो एंजाइम। क्या कहता हूं मैं इसको, एपो एंजाइम। याद रहेगी मेरी बात, हाँ या ना। तो एपो एंजाइम इज एक्चुअली द प्रोटीनिशियस पार्ट। क्या है हमारे पास, ये प्रोटीनिशियस पार्ट है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास क्या है, हमारे पास एक नॉन प्रोटीनिशियस पार्ट भी है। कैसा पार्ट है हमारे पास, एक नॉन प्रोटीनिशियस पार्ट है, ठीक है। और मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ना, जिसको मैं कहता हूं क्या, कोफैक्टर। क्या कहता हूं मैं इसको, कोफैक्टर। अभी मैं सिर्फ उसको आपको बना के दिखा देता हूं। तो ये कोफैक्टर मेरे पास ना ऐसा होता है, मान लो, ठीक है। ये क्या है हमारे पास, दिस इज द कोफैक्टर। सो देयर आर, ऐसे लिख देता हूं मैं, समझ आ रही है बात, कोफैक्टर, बढ़िया लग रहा है, ठीक है। सो देयर आर 2 थिंग्स, ठीक है ना, दैट कॉन्जुगेट, दैट ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म एन एंजाइम, जो क्या करा करते हैं, एंजाइम बनाया करते हैं। अब आप सुन लेना, इनमें से मैं आपको क्या बताना चाहता हूं। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जब एपो एंजाइम से कोफैक्टर जुड़ेगा, जब एपो एंजाइम से क्या होगा, कोफैक्टर जुड़ेगा मेरे प्यारे बच्चों, तो जो चीज बनकर आएगी, मान लो हमारे पास फिर हमारे पास ये चीज बनकर आ रही है, ये जो मैं ब्लू कलर से बना रहा हूं यहां पर। सो दिस इज द कंप्लीट एंजाइम। क्या है ये, कंप्लीट एंजाइम है, दिस इज द होल एंजाइम। दैट्स व्हाई वी से इट एज होलो एंजाइम। क्या कहलाता है हमारे पास ये, इट इज नोन एज होलो एंजाइम। समझ आ रही है कि नहीं आ रही है, पक्का है। ये जो एपो एंजाइम है ये कोफैक्टर के साथ जुड़ेगा और तब जाके बनेगा कि हमारे पास होलो एंजाइम। क्या बनेगा हमारे पास, होलो एंजाइम बन रहा होगा। ये क्वेश्चन पूछा गया था नीट 2017 में, नीट 2017 में क्वेश्चन पूछा गया था। सीधी की सीधी इक्वेशन उठाकर पूछी गई थी कि व्हाट इज के 4 इक्वेशन दे रखी थी, उसमें से एक जो इक्वेशन थी, शायद ऑप्शन नंबर बी था इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वहां पे दे रखा था कि एपो एंजाइम प्लस कोफैक्टर इज इक्वल्स टू होलो एंजाइम। तो वाली बात मैंने आपको एज इट इज बता दी है, ठीक है जी, पक्का। अब सर ये जो आप कोफैक्टर की बात कर रहे हो, जो नॉन प्रोटीनिशियस पार्ट की बात कर रहे हो, क्या हो सकता है बेसिकली, बेटे डिपेंड करेगा इसके केमिकल नेचर पे, इस पर डिपेंड करेगा, ये केमिकल नेचर पे डिपेंड करेगा कि कोफैक्टर है क्या। मतलब ये कोफैक्टर हमारे पास ऑर्गेनिक भी हो सकता है, इट कैन बी ऑर्गेनिक, और इट कैन बी इनऑर्गेनिक, ये इनऑर्गेनिक भी हो सकता है। और मैं बताऊं, जितना भी मैं आपको एंजाइम पढ़ाऊंगा ना, तो पूरे एंजाइम में से जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो यही एक्चुअली कोफैक्टर्स वाला, ठीक है, इसका ध्यान रखेंगे। ऑर्गेनिक क्या होता है, ठीक है ना, दैट इज ऑफ ऑर्गेनिक नेचर। तो हमारे पास ऑर्गेनिक कोफैक्टर्स में बेसिकली 2 चीजें आती हैं। एक आते हैं क्या मेरे पास, प्रोस्थेटिक ग्रुप। क्या आते हैं मेरे पास, प्रोस्थेटिक ग्रुप। प्रोस्थेटिक का मतलब क्या होता है, प्रोस्थेटिक का मतलब होता है हेल्पिंग पार्ट, ठीक है ना, या लिम्बिक पार्ट। जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि मान लो यार किसी का हाथ टूट गया है, टूटने गया मतलब मान लो कि उसका हाथ बेसिकली एम्प्यूटी करनी पड़ी, एम्प्यूटी मेडिकल टर्म्स में कहते हैं, सर्जरी को ऑपरेट करना पड़ा, उसका हाथ काट के अलग करना पड़ेगा, इन्फेक्शन फैल रहा था, ठीक है। या उसके पैर की एम्प्यूटी करनी पड़ी, पैर को एम्प्यूटेशन करना पड़ा, पैर को काटना पड़ा, ठीक है। अभी काटने के बाद क्या करना है, उसको नया नकली पैर लगाना पड़ेगा। सो दैट नकली पैर इज एक्चुअली नोन एज प्रोस्थेटिक ग्रुप, उसको मैं कहता हूं क्या, प्रोस्थेटिक, ठीक है ना। और यहाँ पे मेडिकल की एक ब्रांच भी उसको कहता हूं मैं प्रोस्थेसिस। दिल्ली यूनिवर्सिटी में और बाकी सारी यूनिवर्सिटी में कोर्स होता है, मैं दिल्ली DU में भी कोर्स होता है, जिसको कहता हूँ कि जिसको बोला जाता है बैचलर ऑफ प्रोस्थेसिस एंड ऑर्थोटिक्स, ठीक है ना। एक पैरामेडिकल कोर्स है जिसको कुछ स्टूडेंट्स करा करते हैं, ठीक है ना, पर आपने वो नहीं करना, आपने MBBS करनी है सिर्फ और सिर्फ, ठीक है। चले, एक तो हमारे पास क्या है, प्रोस्थेटिक ग्रुप, और साथ ही साथ हमारे पास एक और पार्ट भी आ रहा है जिसको कहता हूँ क्या मैं, कोएंजाइम्स। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कोफैक्टर्स। एक है हमारे पास कौन से, प्रोस्थेटिक ग्रुप, और दूसरा है मेरे पास कौन सा, कोएंजाइम। समझ तो नहीं आई होगी मेरी बात, आ गई है पक्का। पर जो हमारे पास इनऑर्गेनिक है उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही कैटेगरी है हमारे पास, एंड दैट इज द मेटल आयंस। क्या है हमारे पास, मेटल आयंस हमारे पास यहाँ पर
आ रहे हैं, तो ये हमारे पास कैटेगरी नंबर 3 आ रही है। समझ आ रही है मेरी बात? ठीक है जी। तो सर हम कहाँ से पढ़ना शुरू करते हैं? हम पढ़ना शुरू करते हैं ऑर्गेनिक कोफैक्टर्स। कहाँ से पढ़ना शुरू करते हैं? ऑर्गेनिक कोफैक्टर्स से हम इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। चलिए जी, रब कर दूं ना मैं इसको, मुश्किल तो नहीं है। पेपर में सवाल आ गया कि ट्रिप्सिन और कीमोट्रिप्सिन किस तरह के एंजाइम है, सिंपल एंजाइम है, कॉन्जुगेट एंजाइम है, तो बता पाओगे आप लोग? हाँ हाँ सर बता देंगे कैसे हैं, हमारे पास सिंपल है। ठीक है, अगर पेपर ने पूछ लिया कि NAD क्या होता है हमारे पास, व्हाट इज NAD? व्हाट इज NAD? NAD इज एन एंजाइम, इट इज अ प्रोस्थेटिक ग्रुप, इट इज अ कोएंजाइम और इट इज अ मेटल आयन। सो योर आंसर शुड बी, क्या होते हैं वो हमारे पास? दे आर दी कोएंजाइम्स। अरे सर ये तो आपने बताया नहीं था। हाँ तो बता रहा हूँ ना, मैं भी अभी बता रहा हूँ, ठीक है ना, पढ़ाई तो रहा हूँ मैं इसको। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद दी प्रोस्थेटिक ग्रुप। कहाँ से स्टार्ट करते हैं हम? प्रोस्थेटिक ग्रुप से हम बेसिकली इसको स्टार्ट किया करते हैं। और मैं बता दूं आपको कि प्रोस्थेटिक ग्रुप एक ऐसा कोफैक्टर होता है दैट इज टाइटली बाउंड विद द एपो एंजाइम। जो क्या होता है? जो हमारे पास टाइटली बाउंड होता है, टाइटली बाउंड विद एपो एंजाइम, जो एपो एंजाइम से बेसिकली टाइटली बाउंड किया करता है। अच्छा, मैंने आपको किसी एपो एंजाइम का एग्जांपल नहीं दिया। अगर कोई आपसे पूछ लेगा कि एपो एंजाइम हमारे पास क्या होते हैं, तो जैसे मैं आपको एग्जांपल देके बता सकता हूँ, फ्लेवोप्रोटीन्स बेसिकली बिहेव करते हैं कैसे? एपो एंजाइम की तरह। कैसे बिहेव करते हैं? एपो एंजाइम की तरह बिहेव किया करते हैं। ठीक है, दिक्कत तो नहीं है, पेपर में पूछा जाएगा तो बता दोगे? हाँ सर बता देंगे, बिल्कुल बता देंगे। ठीक है ना, मैं आपको बिल्कुल ना एग्जाम ओरिएंटेड होकर पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, उसका कारण ये है क्योंकि ना देखो, अगर आपको ज्ञान चाहिए, बहुत ज़्यादा ज्ञान चाहिए, ठीक है, तो ऐसे हमारे पास 10 चीज़ें हैं, मेन स्ट्रीम बुक्स हैं, इतनी सारी किताबें मोटी मोटी भरी पड़ी हैं, उनको पढ़ लो यार। पर उनको पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि सिलेक्शन जो आपको होगा वो एक, मैं हमेशा बोला करता हूँ, वो एक बेसिकली बैलेंस्ड स्टडी से होगा, जिसमें फिजिक्स भी है, जिसमें केमिस्ट्री भी है, जिसमें बायोलॉजी भी है। अगर आप मोटी मोटी किताबें लेके, जैसे कुछ बच्चे ना प्लांट फिजियो के लिए ना गाइटेन हॉल पढ़ने के लिए बैठ जाते हैं, या बायोकेमिस्ट्री, आपके पास बायोकेमिस्ट्री इतनी तो दे रखी है, ग्लाइकोलाइसिस है, ETS है, क्रैप साइकिल है और रेस्पिरेटरी कोशेंट है और थोड़ा बहुत फर्मेंटेशन, 4 टॉपिक मान लेता हूँ मोटे मोटे से। ठीक है, अब बच्चे उसको पढ़ने के लिए लिनेंजर लेके बैठे होते हैं। मैंने देखा, मैं लाइब्रेरी से निकल रहा था उस दिन यहाँ पर, ठीक है, तो वहाँ से क्या कर रहे थे बच्चे ना, लिनेंजर लेके बैठे होते। मैंने कहा ये क्यों पढ़ रहे हो यार तुम? तो कह रहे सर हम बायोकेमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। तो मैंने कहा तुम बेवकूफ़ हो क्या? इसको पढ़ने से कभी सिलेक्शन नहीं होगा। अरे भैया कभी सवाल नहीं आना, यू आर जस्ट वेस्टिंग योर टाइम। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो आपको एग्जाम ओरिएंटेड होकर पढ़ना पड़ेगा, ठीक उसी तरह से जिस हिसाब से आपको मैं पढ़ाता हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ, या हम बाकी जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं, जो बढ़िया टीचर्स हैं आपके पास। ठीक है, क्योंकि पेपर में सवाल, आपको चीजें पढ़नी ही पेपर सॉल्व करने के लिए, आपको किसी को ज्ञान बांटनी लेनी पड़नी, या आपको कहीं पर प्रूव नहीं करना कि सर मुझे इतना आता है, मुझे इतना आता है, वो बेवकूफ़ी वाली बात हो जाती है। ठीक है, आप सिर्फ इतने पार्ट पे क्या करना है, यहाँ पे ध्यान देना है। जैसे मैं आपको पढ़ा दिया, मेरे को याद आ गया कि एपो एंजाइम क्या है हमारे पास, एक फ्लेवोप्रोटीन है, तो बस आपने इतना पढ़ लेना है इसको। ठीक है जी, चलो, तो दे आर टाइटली बाउंड विद द एपो एंजाइम। और एक बात का बड़ा ध्यान रखेंगे कि हमारे पास, ठीक है, मैं इसकी डिटेल में नहीं ले जा रहा हूं, मैं इसमें आपको बता देता हूं कि प्रोस्थेटिक ग्रुप नीड्स ओनली 1 एपो एंजाइम। इसको क्या चाहिए होता है? इसको सिर्फ और सिर्फ एक ही एंजाइम, एक ही एपो एंजाइम चाहिए होता है। इट नीड्स ओनली 1 एपो एंजाइम फॉर द ट्रांसफर ऑफ अ ग्रुप। किसी ग्रुप को, किसी केमिकल रिएक्शन में किसी ग्रुप को क्या करवाना है, अगर ट्रांसफर करवाना है, तो उसके लिए इसको क्या चाहिए? केवल और केवल एक ही एपो एंजाइम की जरूरत पड़ेगी। सर ये वाली बात हम हमें क्यों बता रहे हो? वाली बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मेरे को लगता है कभी ना कभी नीट में वाला सवाल पूछा जा सकता है कि प्रोस्थेटिक ग्रुप और कोएंजाइम में जब वो डिफरेंस पूछेगा, तो ये आपसे पूछ लेगा कि कोएंजाइम्स को कितने एपो एंजाइम्स चाहिए होते हैं किसी एक ग्रुप को ट्रांसफर करने के लिए। ठीक है, वो आपसे प्रोसेस कभी नहीं पूछेगा, वो आपसे पूछ लेगा कितने ग्रुप चाहिए होते हैं। सो उस केस में आंसर जाएगा 2। और अगर उसने कभी प्रोस्थेटिक ग्रुप के बारे में पूछ लिया तो द आंसर विल बी 1। कितना आंसर जा रहा होगा हमारे पास? सिर्फ एक ही आंसर जा रहा होगा, देयर विल बी ओनली 1। ठीक है ना, इट नीड्स ओनली 1 एपो एंजाइम फॉर द ट्रांसफर ऑफ ग्रुप। ठीक है ना, ग्रुप के ट्रांसफर के लिए, ट्रांसफरिंग ऑफ ग्रुप एज वेल एज दी पिकिंग ऑफ ग्रुप, ग्रुप को ट्रांसफर करने के लिए और ग्रुप को पिकअप करने के लिए, दोनों के लिए क्या चाहिए होता है? इसको सिर्फ और सिर्फ एक ही एपो एंजाइम चाहिए होता है, पिकिंग अप द सेम। ठीक है, अब कुछ बच्चे क्या करेंगे, यहाँ पे थोड़ी सी बेवकूफ़ी दिखाएंगे, वो पढ़ने के लिए बैठ जाएंगे, सर ये क्या चीज़ होती है, ऐसे कौन से एंजाइम्स होते हैं जो ट्रांसफर करा करते हैं, कौन सा प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है, तो फिर वहाँ से डाइवर्ट कर जाएंगे और अपना कम से कम वो 1 घंटा यहाँ पे खराब कर लेंगे। 1 घंटा तो पढ़ने में खराब करेंगे
और मतलब पढ़ने और समझने में, फिर आधा घंटा वो देखेंगे यार कुछ तो समझ आया नहीं, फिर वो फ्रस्ट्रेट होंगे, ठीक है, और फिर वो इंटरनेट का खा लेंगे कि यार ये सब चीज़ें क्या हो रही थी। सो इन दैट वे दे विल वेस्ट देयर 2 to 3 hours, जिस टाइम पर वो शायद पूरा एंजाइम्स खत्म कर सकते थे और उसका टेस्ट भी अटेम्प्ट कर सकते थे, क्वेश्चन कर सकते थे, ठीक है। अब उसको खत्म कर, इसको टाइम वेस्ट करेंगे इतना, फिर आगे बढ़ेंगे, अच्छा उसके बाद थक जाएंगे, फिर सो जाएंगे थोड़ी देर। तो ऐसी जो मिस डेविएशन है इसमें वो अपने 2 से 3 से 4 घंटे खराब कर लेंगे, और 3 से 4 घंटे एक मेडिकल एस्पिरेंट खराब करने का मतलब पता है क्या है, कि वो लीक से बाहर हो गया, बाकी बच्चे उससे 3 घंटे आगे निकल चुके हैं। आपने इस बात का ध्यान रखना है। देयर इज अ बेसिक साइंस ऑफ टाइम मैनेजमेंट दैट यू शुड नो इफ यू आर अ मेडिकल एस्पिरेंट। ओके, नाउ अब हम बात करते हैं कि सर किसी प्रोस्टेटिक ग्रुप का हमें एग्जाम्पल दो, तो मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। सो आप एग्जाम्पल ले सकते हैं इसका, हीम का एग्जाम्पल ले लो आप। एक प्रोस्टेटिक ग्रुप जो आ रहा है हमारे पास, कौन सा, हीम। तो हीम इज अ प्रोस्थेटिक ग्रुप, ठीक है ना। इट कंटेन्स आयरन, क्या कंटेन करता है ये, आयरन कंटेन करता है। मतलब ये बना किसके होता है, इट इज मेड अप ऑफ आयरन एंड पॉरफायरिन। किसका मिलकर बना होता है, पॉरफायरिन का मिलके बना होता है। इसलिए तो हमारे पास क्या है, एक ऑर्गेनिक कोफैक्टर है, ठीक है। तो सर ये किसमें किसमें प्रेजेंट हुआ करता है, अब इस बात का ध्यान रखेंगे कि हीम इज प्रेजेंट, किसमें प्रेजेंट होता है, इट इज प्रेजेंट इन साइटोक्रोम्स। किसमें प्रेजेंट हुआ करता है हमारे पास, ये साइटोक्रोम्स में प्रेजेंट हुआ करता है। हमारे पास ये हीमोग्लोबिन में प्रेजेंट हुआ करता है। हमारे पास ये मायोहीमोग्लोबिन में प्रेजेंट होता है, ठीक है ना, सॉरी मायोग्लोबिन में प्रेजेंट होता है। और हमारे पास ये किसमें, कैटालेज में प्रेजेंट हुआ करता है, ठीक है। और हमारे पास ये किसमें प्रेजेंट होता है, ये पेरोक्सीडेज में। मतलब जिन जिन का भी क्या है, ऑक्सीजन से लेना देना है, वहां पर क्या होगा, वहां पर हीम एज अ प्रोस्थेटिक ग्रुप प्रेजेंट होगा, ठीक है। अरे हाँ या ना। तो जैसे अब मैं बोल देता हूँ ना आपको, मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे हीमोग्लोबिन, क्या बोल देता हूँ मैं, हीमोग्लोबिन। जैसे मैं आपको लिख के भी दिखा देता हूँ आपको, कि ऐसे मैं बोल देता हूँ, सपोज दिस इज अ हीमोग्लोबिन। तो मैं आपको बताना चाहूंगा मेरे प्यारे बच्चों, हीमोग्लोबिन इज एक्चुअली एन होलो एंजाइम। क्या है मेरे पास, ये एक होलो एंजाइम है। और मैं उसको होलो एंजाइम क्यों कह रहा हूँ, मैं वाली बात मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि हीमोग्लोबिन में जो हीम है, क्या है, जो हमारे पास हीम है, हीम इज एक्चुअली अ प्रोस्थेटिक ग्रुप। क्या है, ये एक प्रोस्थेटिक ग्रुप है। और जो ग्लोबिन है, कौन है जो हमारे पास, ग्लोबिन है हमारे पास, ये एक एपो एंजाइम है। क्या है, ये एक एपो एंजाइम है। सिर्फ और सिर्फ ये हमारे पास बीटा ग्लोबिन चेन से बना हुआ है। सिंपल हमारे पास एक ग्लोबिन चेन या ग्लोबुलर चेन से बना हुआ है। तो इस ग्लोबुलर चेन में जब प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या होता है, ऐड होता है, हमारे पास जुड़ता है यहाँ पर, तो मेरे प्यारे बच्चों तो फॉर्मेशन होती है किसकी, एक होलो एंजाइम की, दैट इज दी हीमोग्लोबिन। अब तो मेरे ख्याल से अब पेपर में अगर सवाल आएगा तो अब आपको दिक्कत नहीं आएगी पढ़ने में, ठीक है। इतनी बात आपको मेरी समझ आ गई है, बढ़ जाएं आगे, ठीक है। चलें जी, तो ये तो बात हो गई किसी पास हमारे पास प्रोस्थेटिक ग्रुप की। अब थोड़ी सी बात को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं किसकी, हम को एंजाइम्स की। किसकी बात करते हैं हम, को एंजाइम्स की। हाँ जी, क्या जानते हैं आप को एंजाइम्स के बारे में। तो बेटे को एंजाइम्स के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो आप सुन लेना मेरी बात को, कि जो को एंजाइम्स हुआ करते हैं, पहला डिफरेंस तो ये है हमारे पास को एंजाइम्स और प्रोस्थेटिक ग्रुप में, कि प्रोस्थेटिक ग्रुप्स आर एक्चुअली टाइटली बाउंड, दे टाइटली बाइंड विद द एपो एंजाइम, ठीक है ना। बट प्रोस्थेटिक ग्रुप डू नॉट बाउंड टाइटली बाइंड नहीं करते, ठीक है ना। दे आर लूजली अटैच्ड एंड दे आर इजिली सेपरेबल, आसानी से क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, कहाँ से, हमारे एपो एंजाइम से। तो मैं लिख देता हूँ ये वाली बात यहाँ पर, दे आर इजिली सेपरेबल फ्रॉम देयर एपो एंजाइम। वो अपन एपो एंजाइम से ज़्यादा प्यार मोहब्बत नहीं करते। वो कहते हैं भाई अगर डिटैचमेंट करनी है, अगर टूट के अलग होना है, तो हम इसको होने के लिए क्या होते हैं, बिल्कुल हम तैयार हुआ करते हैं, ठीक है, पक्की बात है। दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट बात, जैसे कि आपको मैंने वाली पॉइंट यहाँ पे बताया था, डबल मैं इसको मार्क कर दे रहा हूँ, ठीक है। और मैं यहाँ पे भी आपको वाली बात बता देता हूँ डबल मार्क करके, कि इनको क्या चाहिए होता है, इनको 2 एपो एंजाइम्स चाहिए होते हैं। दे नीड्स 2 एपो एंजाइम, दे नीड 2 एपो एंजाइम्स, इनको 2 एपो एंजाइम चाहिए। नोट्स बना रहे हो ना यार आप लोग यहाँ पर, क्योंकि इस टॉपिक से गारंटीड असर्शन रीजन पूछा जाता है, ठीक है ना। और उसके अलावा कंसेप्ट क्लियर होना जरूरी है, क्योंकि मेरे ख्याल से यहाँ पर कोई ऐसा एमसीक्यू तो नहीं बन रहा है जो बहुत ज्यादा मुश्किल बन सकता है, बट यहाँ से ये जरूर बन सकता है हमारे पास, क्या, एक AR के क्वेश्चन जरूर बन सकते हैं असर्शन रीजन के। सो दे नीड 2 एपो एंजाइम्स। को कितने एपो एंजाइम्स चाहिए होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, 2 एपो एंजाइम्स बेसिकली चाहिए होते हैं। पक्का, मुश्किल तो नहीं है, बढ़ जाएं आगे, चलें, ठीक है। और बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये है कि अच्छा और क्या फर्क है एपो एंजाइम हमारे पास प्रोस्थेटिक ग्रुप और कोएंजाइम में, कि जो कोएंजाइम्स है ना,
इट ये क्या करता है, सबस्ट्रेट को एंजाइम के पास लेकर आता है, ठीक है। इस बात का भी ध्यान रखेंगे कि इट ब्रिंग्स द सबस्ट्रेट इन कॉन्टैक्ट विद द एंजाइम, ये एंजाइम को सबस्ट्रेट के पास लेकर आते हैं, ये उसको अटैच करते हैं, ठीक है ना। और दो एपो एंजाइम चाहिए होते हैं इसको ट्रांसफर करने के लिए, ठीक है जी, मुश्किल तो नहीं है। अब पेपर का सवाल, जो पेपर में सवाल पूछा सकता है, उस बात का ध्यान रखेंगे। एपो एंजाइम्स बेसिकली को एंजाइम्स हमारे पास होते कौन से हैं, तो आप ध्यान रखना कि बेसिकली हमारे पास जो वाटर सॉल्युबल विटामिन हैं, जैसे हमारे पास विटामिन बी एंड विटामिन सी, ठीक है ना, ये बेसिकली क्या हुआ करते हैं, हमारे पास को एंजाइम्स की तरह बिहेव किया करते हैं। ये बड़ा 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और ये सवाल पूछा जा चुका है किसमें, हमारे पास नीट 2013 में, ठीक है ना। नीट 2013 में वाला क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि कोएंजाइम्स आर जनरली, ठीक है ना। तो यहाँ पे ऐसे करके ऑप्शंस दे रखे थे हमारे पास, दे आर हार्मोन्स, दे आर एंजाइम्स, ठीक है ना, दे आर वाटर सॉल्युबल विटामिन्स, या हमारे पास सिर्फ विटामिन लिखा होता है। एक्जैक्टली मुझे क्वेश्चन याद नहीं है, ठीक है, मैं आपको पर देख के बता सकता हूँ। वेट कीजिए एक मिनट, मैं बताता हूँ आपको। सवाल पूछा गया था हमारे पास यहाँ पर 2013 में कि अच्छा हाँ, ये पूछा गया था द एसेंशियल केमिकल कंपोनेंट्स ऑफ मैनी कोएंजाइम्स आर ऑप्शन ए कार्बोहाइड्रेट्स, बी विटामिन, सी प्रोटीन्स, या डी न्यूक्लिक एसिड्स। तो आंसर क्या गया हमारे पास, आंसर गया हमारे पास विटामिन। मैं आपसे बोलता हूं ना कि कभी इतना डिटेल में नहीं घुसता, देखो मैं आपको हमेशा एक लेवल आगे पढ़ा रहा हूं। उसने सिर्फ विटामिन से सवाल पूछा है कि विटामिन, और मैंने आपको एक लेवल और ऊपर बता दिया कौन सा वाटर सॉल्युबल विटामिन, और कौन सा वाटर सॉल्युबल विटामिन मैंने आपको बता दिया बी और सी। और अगर कभी गलती से उसने आगे बढ़ने की कोशिश करी तो मैं आपको ये भी बता देता हूं कि विटामिन बी में कौन कौन से हमारे पास, विटामिन बी में हमारे पास राइबोफ्लेविन, बेसिकली एक कोएंजाइम की तरह काम किया करता है, और साथ साथ थायमिन, कौन हमारे पास, थियामिन, बेसिकली ये भी क्या करा करता है, ऐसा करके काम किया करता है। अरे हाँ या ना, पक्का, बढ़ जाए आगे, ठीक है। चलें, अब क्या कर रहे हैं, एक क्वेश्चन और पूछा गया था, ठीक है ना, शायद वो 2018 में पूछा गया था कि इनमें से H+ की रिसीविंग कौन करता है। तो जो आपको मैं बता रहा हूँ, इसके दो एपो एंजाइम चाहिए, वो एक एपो एंजाइम इसलिए ही चाहिए उसको, ठीक है ना। एक को तो क्या करेगा, एक ग्रुप को तो क्या करेगा, वो ट्रांसफर करवाएगा, एक ग्रुप से उठा के भेजेगा, और दूसरा ग्रुप क्या करेगा, दूसरा ग्रुप उसको क्या कर रहा होगा, रिसीव कर रहा होगा, पिकअप कर रहा होगा, पिकअप करता है, ठीक है ना। और मैं से आपको एग्जांपल भी देता हूँ, ठीक है। एग्जांपल आप सुन लेंगे मेरे पास, जैसे कि मैं बोल देता हूँ, हमारे पास पेपर में सवाल पूछा सकता है कि H+ आयन को, किसको, हमारे पास हाइड्रोजन को का एक्सेप्टर कौन होता है, H+ को एक्सेप्ट कौन करता है हमारे पास ETS के दौरान या उसमें भी। तो आप ध्यान रखेंगे कि हमारे पास जो NAD है, कौन है हमारे पास, जो NAD+, या हमारे पास NADP+ जो है, मेरे प्यारे बच्चों, ये क्या करते हैं, ये H+ के रिसेप्टर्स होते हैं, एक्सेप्टर होते हैं, रिसेप्टर नहीं एक्सेप्टर होते हैं। और ये सवाल पूछा गया था कहाँ पर, हमारे पास नीट 2018 में, ठीक है, पक्का। और काफी बच्चों का ये वाला क्वेश्चन मेरे ख्याल से रॉन्ग हो गया था, ठीक है ना। तो ये क्या है हमारे पास, ये एक्सेप्टर्स हैं उसके। बढ़ जाएं आगे, ठीक है। तो हमारे पास कौन कौन से एग्जांपल्स आ गए हमारे पास कोएंजाइम के, तो आप ध्यान रख लेना कोएंजाइम के। अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो आप इसके 3 एग्जांपल बेसिकली यहाँ पर ध्यान रखेंगे, ठीक है। पहला एग्जांपल जो हमारे पास आ रहा है वो तो हमारे पास यही आ रहा है, कौन सा, NAD। दूसरा आ रहा है हमारे पास क्या, NADP, ठीक है। और हम और एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि हमारे पास कोएंजाइम A, ठीक है ना। तो इनका आपने बड़ा यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है जी, मुश्किल तो नहीं है। बढ़ जाएं आगे, चलें जी, ठीक है, इनका आप ध्यान रखेंगे। अच्छा, आपका फुल फॉर्म पता है आपको, NAD का, NADP का, कोएंजाइम A का, ठीक है। तो इन सब चीज़ों के बारे में आपने क्या करना है, यहाँ पे देख के रहना है। एक दो बातें और मैं बता देता हूँ आपको, ठीक है, जो मेरे ख्याल से आपको पता ज़रूर होनी चाहिए, और वो है कि जैसे यार यहाँ पे ना हमारे पास FAD की बात नहीं आई, या हमारे पास बात यहाँ पे जो नहीं आई है वो किसकी नहीं आई है, हमारे पास FMN की बात नहीं आई है, ठीक है। तो सर उसका क्या स्टेटस है हमारे पास, तो हम अपने बुक में देख लेते हैं वाली चीज़ कि क्या क्या दे रखा है यहाँ पर हमारे पास। बेसिकली मैंने बुक खोलने रखी थी इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है खोलने में। तो आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि FMN और FAD, ठीक है यार, इसको कोएंजाइम्स बोला तो जाता है, दे आर कोएंजाइम्स, बट कुछ जो साइंटिस्ट हैं वो इस FMN और FAD को क्या प्रोस्थेटिक ग्रुप भी मान लेते हैं,
ठीक है। अब आप सुने पेपर में क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये वाली चीज मैंने एफईडी और एफएन कहाँ पे लिखा है, मैंने लिखा है कोएंजाइम में। तो आप ध्यान रखना कि कभी अगर नीट में सवाल पूछा गया और पूछा गया कि एफईडी हमारे पास क्या है, तो आप उसको प्रोस्टैटिक ग्रुप ना बोल के क्या बोल रहे होगे, आप उसको कोएंजाइम बोल रहे होगे। क्या बोल रहे होगे, कोएंजाइम बोल रहे होगे। साथ ही साथ आपने क्या करना है, आपने इनकी फुल फॉर्म भी याद रखनी है कि एनएडी की और एनएडीपी की, और हमारे पास इन सब की क्या फुल फॉर्म क्या हुआ करती है। ठीक है, इतना काम तो आप लोग कर सकते हो, नहीं कर सकते? अरे सर कर सकते हैं, पक्का जी। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट दी केमिकल नेचर। हमारे पास हमने केमिकल नेचर की यहाँ पे बात कर ली है। ठीक है, अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं किसकी, एक्टिव साइड की बात कर लेते हैं, एक्टिव साइड की बात कर लेते हैं। और हम यहाँ पे ये भी देख लेते हैं कि वो रिएक्शन को करता कैसे है। ठीक है ना, एक रिएक्शन को कैसे कैरिड आउट करवाता है। अच्छा, मैकेनिज्म नहीं पढ़ा रहा मैं भी आपको, मैकेनिज्म तो यार मैं आपको ना इनिबिशन के टाइम भी पढ़ा दूंगा। जब मैं आपको इनिबिशन पढ़ा रहा हूँ तो वहाँ पे हमने दो मैकेनिज्म पढ़ने हैं बेसिकली। एक पढ़ना है हमने लॉक एंड की मॉडल, एक पढ़ना है हमने कौन सा, इंड्यूस्ड फिट मॉडल। दोनों ही चीजें पढ़नी है वहाँ पर हमने। पर यहाँ पर मैं ये वाली चीज आपको ऐसे दिखा देता हूँ, आप सुने। अगर मैं बात करूँगी इसकी एक्टिव साइड की बात करता हूँ मैं प्यारे बच्चों, अगर मैं एक्टिव साइड की बात करूँ तो आप देखें इस वाली चीज को यहाँ पर। सपोज दिस इज एन एंजाइम। क्या है हमारे पास, ये एक एंजाइम है। ठीक है, मैं इसको एंजाइम बोल देता हूँ यहाँ पर, दिस इज द एंजाइम। अब इस एंजाइम पे बाइंड करने के लिए, रिएक्ट करने के लिए क्या आ रहा है, कोई सबस्ट्रेट आएगा, हाँ या ना। तो सबस्ट्रेट आके कहाँ पे बाइंड करेगा, देखो यार सबस्ट्रेट जिस जगह पे आके बाइंड करता है, मान लो सबस्ट्रेट यहाँ के इस वाली जगह पे बेसिकली बाइंड किया करता है, तो ये जो स्पेस है, ये जो जगह है हमारे पास, दिस इज नोन एज एक्टिव साइट। क्या कहलाती है हमारे पास ये, दिस इज द एक्टिव साइट, या मैं कहता हूँ क्या, मैं सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट। क्या कहता हूँ मैं इसको, सबस्ट्रेट, यार बोला करो, सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट। और ये सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट क्या होती है, बड़ी स्पेसिफिक हुआ करती है। क्या हुआ करती है, ये स्पेसिफिक हुआ करती है कि यार इस साइट पर सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीके का क्या सबस्ट्रेट बाइंड कर सकता है। जैसे कि मान लो कि हमारे पास क्या है, ये मान लो मेरे पास ये एग्जांपल के तौर पे मैं बोल देता हूँ, ये मेरे पास माल्टेज एंजाइम है। कौन सा एंजाइम है, माल्टेज एंजाइम है। ठीक है, तो इस माल्टेज पे बाइंड करने के लिए, इस माल्टेज के ऊपर बाइंड करने के लिए क्या होगी, यहाँ पर ऑब्वियसली बात है कि एक ऐसे करके एक्टिव साइट होगी। तो इस माल्टेज पे आके कौन बाइंड करेगा मेरे प्यारे बच्चों, इस माल्टेज पे आके बाइंड करेगा कौन, माल्टोज। कौन बाइंड करेगा, माल्टोज। आके यहाँ पे क्या करेगा, बाइंड करेगा। और ये जो जगह है हमारे पास, दिस स्पेस इज नोन एज एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम और द सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट। ठीक है, एंड इट इज वेरी मच स्पेसिफिक इन नेचर। नाउ आई वांट टू टेल यू टू थिंग्स। सबसे पहले तो आपने देखा कि एंजाइम के पास दो जगह है, एक तो वो जहां पर सबस्ट्रेट बाइंड कर सकता है और एक वो जगह जहां पर सबस्ट्रेट बाइंड नहीं करता, जो सिर्फ और सिर्फ क्या है, स्ट्रक्चरल रोल प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, तो आप देखेंगे कि हमारे पास जो एंजाइम है बेसिकली वो ग्लोबुलर प्रोटीन है, और वो कुछ हमारे पास, अगर मैं बना देता हूं कि वो ऐसा है। ठीक है, ये हमारे पास एंजाइम है। सर क्या बात कर रहे हो, आपने तो अभी ऐसे करके ऐसा बना रखा है हमारे पास। हाँ तो सुन तो लो एक मिनट, मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि हमारे पास ये एंजाइम है। ठीक है ना, और इस एंजाइम पे कहीं कहीं पर, जैसे ये एक जगह हो गई, सो दिस इज द एंजाइम बाइंड साइट। ये एंजाइम बाइंड करने की क्या है, ये जगह है। ठीक है ना, यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एंजाइम बाइंड कर सकता है इन जगहों पर। सो दे आर एक्चुअली, दीज आर दी एक्टिव साइट एंड दीज साइट्स हैव स्पेसिफिक सीक्वेंस। क्या हुआ करता है जी, इन साइट्स का क्या हुआ करता है, एक स्पेसिफिक सीक्वेंस हुआ करता है, एक स्पेसिफिक अमीनो एसिड का सीक्वेंस हुआ करता है। ठीक है, जैसे कि मान लो कि ये मैं एग्जांपल ले लेता हूं किसका, फॉर एग्जांपल मैंने एग्जांपल ले लिया ये, फॉर एग्जांपल एल्डोलेस का। किस एग्जांपल ले लिया मैंने बात कर लिया कि मैंने बोल दिया कि ये एंजाइम कौन सा है मेरे पास, ये एल्डोलेस है। एल्डोलेस वो एंजाइम है, ठीक है ना, जो रिवर्स एल्डोल करवाता है, मतलब कि जो एल्डोल प्रोडक्ट को तोड़ दिया करता है। यार तुम्हें पता है ना एल्डोल क्या होता है, नहीं पता, थोड़ा बहुत तो पता होगा। एल्डोल बेसिकली हमारे पास एक ऐसी रिएक्शन हुआ करती है, जैसे कि मान जो हमारे पास दो एल्डिहाइड को आपस में जोड़ दिया करती है, या दो कीटोन को आपस में जोड़ देती है, या दो एल्डिहाइड, एक एल्डिहाइड और कीटोन को भी आपस में जोड़ सकती है। मैं आपको समझाता हूँ ये वाली बात, आपने केमिस्ट्री में जरूर पढ़ा होगा। जैसे हमारे पास मान लो कि ये हमारे पास एक एल्डिहाइड है CH3 C∠OH, सपोज दिस इज एल्डिहाइड, और मेरे पास एक एल्डिहाइड और भी है, ये सपोज करो CH3, ठीक है ना, CHO, दिस इज ऑल्सो एन एल्डिहाइड। अब इसका जो अल्फा कार्बन है, ठीक है ना, उस पर जो हमारे पास हाइड्रोजन लगा हुआ है, तो दिस इज नोन एज अल्फा हाइड्रोजन। नाउ व्हाट हैपेंस, यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है पाई की, ये ऊपर शिफ्ट होती है, इस पे आता है पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, ये वाला बॉन्ड से टूटेगा, दिस विल बिकम पॉजिटिव, दिस विल बिकम नेगेटिव। नाउ अकॉर्डिंग टू द केमिस्ट्री द थंब रूल, वी अटैक पॉजिटिव ऑन द नेगेटिव, हम पॉजिटिव पे नेगेटिव अटैक करवाते हैं और नेगेटिव पे पॉजिटिव अटैक करवाते हैं, यही होता है। मैं ये वाली बात केमिस्ट्री नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ एक प्रोसेस बता रहा हूँ। ठीक है, तो क्या चीज बनकर आ रही होगी, अगर मैं इस स्ट्रक्चर को यहाँ पे दोबारा से लिखूँ, तो देखो मेरे पास यहाँ पे क्या था, CH3, इस पे था मेरे पास CH, भाई हाइड्रोजन को मैं ऐसे दिखा सकता हूँ। ठीक है, और इसके ऊपर लगा हुआ था कि हमारे पास
ओ, क्या लगा हुआ था, ओ। अब आप देखना कि इस पे अटैक करने के लिए कौन कौन आया। इस ओ पे तो किसने अटैक करा, इस एच ने, ये एच आ गया इसके ऊपर, ओ एच। साथ ही साथ सी एच था, ठीक है ना, सी एच पे किसने अटैक करा, इस सी एच टू ने। तो यहाँ पर आया क्या हमारे पास सी एच टू, और यहाँ पर आ गया क्या हमारे पास सी एच ओ। तो ये जो प्रोडक्ट बन रहा है ये एक्चुअली क्या है, हमारे पास एल्डोल है, ठीक है, क्योंकि इसके पास बेसिकली एल्डिहाइड भी है और एल्कोहल भी है। तो एल्डिहाइड और एल्कोहल तो एल्डोल। नाउ व्हाट आई वांट टू टेल यू, क्या कहते हैं कि अगर इस रिएक्शन का बिल्कुल अपोजिट पार्ट हुआ होता, ठीक है, यहाँ पे मैं आपको अपनी केमिस्ट्री नहीं बता रहा था कि मेरी केमिस्ट्री अच्छी है, वैसे वो तो अच्छी है, ठीक है, मैं यहाँ पे आपको पहली बात बता रहा था कि अगर ये रिएक्शन रिवर्स डायरेक्शन में हुआ होती, रिवर्स में हुई होती, तो इसको करवाने के लिए, इस एल्डोल प्रोडक्ट को तोड़ने के बीच में हमें बेसिकली क्या चाहिए होता, एक एंजाइम चाहिए होता, और मेरा मार्कर नीचे जा चुका है, ठीक है। तो दैट एंजाइम इज एक्चुअली दी एल्डोलेस। कौन सा एंजाइम चाहिए होता है, एल्डोलेस चाहिए होता है, जो इस प्रोडक्ट को क्या कर देता, बेसिकली तोड़ देता, ठीक है। और हमारी बॉडी में ऐसी एल्डोल रिएक्शन कब होती है, रिवर्स एल्डोल कब होती है, ये एल्डोलेस कब काम करता है, जब ये बेसिकली फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट को ये ब्रेक करता है, किसमें, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में, और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में, जब इसको ब्रेक ये किया करता है। सर क्या बोल गए आप, समझाऊं ये वाली बात, समझाऊं, मैं करके दिखाता हूं तुम्हें, एक लाइव एग्जांपल देता हूं बॉडी में। जैसे कि हमारे पास क्या होता है, आपने सुना होगा ग्लाइकोलाइसिस के दौरान एक हमारे पास सबस्ट्रेट रहता है फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट, ओके। नाउ इसको क्या करना है, इसको हमने ब्रेक करना होता है, और इसको ब्रेक करने के लिए इस पे काम करता है कौन, ये एल्डोलेस। कौन काम कर रहा है, तो होता है इस पे आके ये एल्डोलेस काम करता है, और इस 6 कार्बन के प्रोडक्ट को फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट को एल्डोलेस तोड़ दिया करता है, किसमें, हमारे पास दो चीज़ों में, एक तो ग्लिसरॉल्डिहाइड में, ध्यान रखना इसके पास 6 कार्बन थे, ग्लिसरॉल्डिहाइड के पास 3 कार्बन है, तो दिस इज ग्लिसरॉल्डिहाइड 6 फॉस्फेट में एक तो तोड़ता है, और साथ में तोड़ता है किसको, ये उसी चीज़ में डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन में, किसमें, डीएचए में, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में तोड़ता है। उसके पास भी कितने कार्बन हुआ करते हैं, 3 कार्बन हुआ करते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ था, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 2 कार्बन की चीज़ को जोड़ के, दो कार्बन को आपस में जोड़ के बेसिकली 4 कार्बन की चीज़ बनाई गई थी। तो रिवर्स में क्या होगा, रिवर्स में जब ये 4 कार्बन का मॉलिक्यूल तोड़ा जाएगा तो 2 कार्बन की चीज़ें बनेंगी, ठीक है। तो ये क्या है, हमारे पास रिवर्स एल्डोल थी। ऐसी रिवर्स एल्डोल्स को करवाने के लिए जो एंजाइम इस्तेमाल होता है वो होता है एल्डोलेस। क्या होता है, एल्डोलेस, जो बेसिकली फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट को ब्रेक करा करता है, इसमें ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और डीएचए में। और जब आप इनसाइड देखेंगे तो यही एकमात्र ऐसी रिएक्शन है जिसको रिवर्स ऑर्डर में शो कर रखा है, ऐसे करके, जिसमें इक्विलिब्रियम का साइन लगा रखा है, क्योंकि जो एल्डोल रिएक्शन है एक ऑर्गेनिक रिएक्शन है हमारे पास, जो हमेशा इक्विलिब्रियम में चला करती है, डायनामिक इक्विलिब्रियम में रहती है, मतलब ये फॉरवर्ड भी हो सकती है, बैकवर्ड भी हो सकती है। समझ आई आपको मेरी बात, मुश्किल तो नहीं है। अब मैं क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि अगर एल्डोलेस को अपनी सरफेस पे बाइंड करवाना है, किसको, ग्लूकोज 1,6 बिस फॉस्फेट को, तो ये किसी भी एक ऐसी जगह पे आके बाइंड नहीं करवा लेगा, ये सिर्फ और सिर्फ इन साइड्स पे, जिनका मैं नाम ले रहा हूं 1, 2, 3, 4 और ये 5, इन्हीं जगहों पे बाइंड करवाएगा, क्योंकि इन साइड का क्या है, एक स्पेसिफिक सीक्वेंस है। क्या है, इनका एक स्पेसिफिक सीक्वेंस है। ऑब्वियसली बात है, ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स, एंड प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ द अमीनो एसिड्स। प्रोटीन्स से बने हुआ करते हैं, हमारे पास अमीनो एसिड से बने हुआ करते हैं। इसलिए यहां पर क्या होगा, इन अमीनो एसिड सीक्वेंस होगा, और उन अमीनो एसिड सीक्वेंस क्या है, उनका जो सीक्वेंस है वो है ग्लाइसिन, हिस्टिडीन। क्या सीक्वेंस है, ग्लाइसिन, हिस्टिडीन, एलानिन। याद रहेगी मेरी बात की नहीं रहेगी बेटे, इंपॉर्टेंट है वाली चीज। अगर पेपर में पूछ लिया गया, देखो पेपर में क्या पूछ सकता है, वो पेपर में पूछ सकता है कि ये जो रिएक्शन है ये किसका एग्जांपल है, तो ये एग्जांपल है किसका, रिवर्स एल्डोल का, ठीक है ना। रिवर्स एल्डोल में कि जो एल्डोलेस के ऊपर जो एक्टिव साइट है उसका सीक्वेंस क्या है, ये सवाल तब बनेगा जब पेपर बहुत ज़्यादा मुश्किल बन रहा होगा, ठीक है। और जिस हिसाब से कट ऑफ बढ़ रही है उस हिसाब से पेपर को अगर मुश्किल बनाना होगा तो यहाँ पे जरूरी वाली चीज़ वो पूछ सकता है। तो आपको पता होना चाहिए यहाँ पे जो सीक्वेंस है, इट इज़ अ सीक्वेंस ऑफ ग्लाइसिन, हिस्टिडीन, हिस्टिडीन और एलानिन। पक्का। तो सर ये जैसे 1, 2, 3, 4 सब पे आके बाइंड करेगा, नहीं, ये क्या होगी, ये चीजें क्या कर जाएंगी, रोल अप कर जाएंगी, ऐसे करके जुड़ जाएंगी, एंड इट विल फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। क्या करेगा, यहाँ पर एक्चुअली बेसिकली ये यहाँ पर हमारे पास सेकेंडरी एंड टर्शरी फोल्डिंग होगी इस प्रोटीन की, ठीक है। और उस फोल्डिंग के बाद ये कुछ हमारे पास कुछ ऐसा करके स्ट्रक्चर बनकर आ जाएगा। देख पा रहे हैं आप, हाँ या ना, ठीक है। और ये साइड्स होंगी ना, ये सारी साइड्स क्या हो जाएंगी, बिल्कुल पास पास आ जाएंगे। जैसे एक साइड ये हो गई हमारे पास, एक साइड ये हो गई,
एक साइड ये हो गई, एक साइड ये हो गई, यहाँ से हमारे पास टोटल 5 साइड्स थी ना, तो ये क्या है, ये है एक्चुअली दिस इज द एक्टिव साइट्स। तो ये जो हमारे पास सर्कल बनकर आया है दिस इज एक्चुअली द एक्टिव साइट फॉर एल्डोल और एल्डोलेस, एक्टिव साइट। और कभी इसको इस वाले सबस्ट्रेट को कभी बाइंड करना होगा तो सबस्ट्रेट, ये वाला सबस्ट्रेट आके हमारे पास यहीं पर ही बैठ रहा होगा, यहाँ पे आके बैठेगा, इसको यहाँ पे ऐसे करके पकड़ा जाएगा, अट्रैक्ट करा जाएगा, उसके बाद पकड़ा जाएगा और उसके बाद क्या करा जाएगा, तोड़ दिया जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो ध्यान रखना एक्टिव साइट हैज अ स्पेसिफिक शेप, कैसी हुआ करती है इनके पास, एक पर्टिकुलर शेप एज वेल एज अ पर्टिकुलर सीक्वेंस, एक अमीनो एसिड का सीक्वेंस हुआ करता है। कम से कम आप एक सीक्वेंस तो यहाँ पे ध्यान रख लेंगे एल्डोलेस का, जो कि हमारे पास ग्लाइसिन, हिस्टिडीन और एलेनिन का है। पक्का, मुश्किल तो नहीं है। बढ़ जाए आगे, चलें जी आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक तो हमने बात कर ली किसकी, हमारे पास एक्टिव साइट की। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि यार हम एंजाइम्स को क्लासीफाई कैसे कर रहे हैं, हाउ वी आर गोइंग टू क्लासीफाई द एंजाइम्स। तो मेरे प्यारे बच्चों, हमारे पास क्या है, हमारे पास ना हम अपने मन से नाम नहीं दे सकते। ठीक है, पहले के टाइम पे तो क्या करा जाता था, एंजाइम को कैसे भी क्लासीफाई कर दिया जाता था, ऐसे ही बोल दिया कि भाई हमारे पास हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम है या ये हमारे पास डिमोलाइजिंग एंजाइम है, तो 2 क्लासेस में बेसिकली डिवाइड कर दिया जाता। बट अभी क्या है, अभी हमारे पास एक नई कैटेगरी आ रही है। क्या आ रही है, हमारे पास एक नई कैटेगरी आ रही है या एक नया तरीका है हमारे पास क्या करने का, एंजाइम्स को क्लासिफाई करने का। और वो तरीका एक्चुअली मैंने नहीं दिया या किसी और टीचर ने नहीं दिया बेटे, वो तरीका दिया है किसने, एक हमारे पास, जैसे आपने सुना होगा कि एनिमल्स का नाम रखने के लिए हमारे पास क्या है, IUZN है। ठीक है ना, IUCN कहते हैं उसको, या प्लांट्स का नाम रखने के लिए हमारे पास IUBN है। वैसे ही हमारे पास एंजाइम्स का नाम रखने के लिए क्या है, देयर इज अ यूनियन दैट इज नोन एज इंटरनेशनल यूनियन फॉर बायोकेमिस्ट्री। क्या है हमारे पास, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री। एंड वो क्या करा करती है, वो एंजाइम्स की क्लासिफिकेशन दिया करती है। ठीक है, जो उसको हम बढ़ते हैं आगे और शुरू करते हैं क्या, क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम्स। ठीक है जी, तो चले जी हम यहाँ पे बढ़ना शुरू करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम्स को। और उसको आप मेरी बात को समझेंगे यहाँ पर कि एंजाइम्स को क्लासिफाई करने के लिए जो यूनियन है दैट इज दी, कौन सा है, अकॉर्डिंग टू IUB, दैट इज इंटरनेशनल यूनियन फॉर बायोकेमिस्ट्री। तो यहाँ पे बी का मतलब क्या है, बी का मतलब यहाँ पर हमारे पास बायोकेमिस्ट्री। और उसने जो एंजाइम्स की जो ओल्डर क्लासिफिकेशन थी, जिसमें हमारे पास इनिशियली एंजाइम्स को क्लासिफाई करा जाता था 2 कैटेगरीज में। और कौन कौन सी 2 कैटेगरीज थी वो मेरे पास, एक तो थी मेरे पास हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम्स की, कि भाई वो एंजाइम्स जो क्या करते हैं, जो हाइड्रोलाइसिस करवाया करते हैं या तोड़ दिया करते हैं। और दूसरी थी जो डेमोलाइसिस करवाया करते हैं हमारे पास। ठीक है, इन कैटेगरीज को खत्म कर दिया गया और 6 कैटेगरीज नहीं दी गई। देयर आर न्यू 6 क्लासेस इन विच द एंजाइम्स आर एक्चुअली क्लासिफाइड। और वो कौन कौन सी कैटेगरीज हैं, आप इस वाली बात को थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखेंगे। तो सबसे पहले जो मेरे पास, मेरे प्यारे बच्चों, जो कैटेगरी आ रही है वो है हमारे पास, नंबर 1 इज ऑक्सीडो रिडक्टेज। कौन सी कैटेगरी आ रही है मेरे पास, पहली कैटेगरी आ रही है मेरे पास, कौन सी, ऑक्सीडो रिडक्टेज की। सर ये क्या है, ये भला क्या चीज़ है यार। देखो ऑक्सीडो रिडक्टेज एज आ गया तो ऑब्वियसली बात है सर क्या है हमारे पास, ये एंजाइम है। ठीक है ना, और मैं अपना मार्कर उठा लेता हूँ जो बहुत पहले नीचे गिर गया था, क्योंकि इसके बिना मुझे पढ़ाने में मज़ा नहीं आएगा। ठीक है, ऑक्सीडो रिडक्टेज इज द आर द एंजाइम्स दैट आर इन्वॉल्व इन ऑक्सीडेशन, सुन लेना मेरी बात को, ऑक्सीडेशन एज वेल एज इन रिडक्शन रिएक्शन, जो बेसिकली ऑक्सीडेशन और रिडक्शन करवाया करते हैं। सर ये दोनों ही करवाते हैं क्या यार, एक बात बताओ, ऐसा कभी हो सकता है कि सिर्फ ऑक्सीडेशन हो जाए या सिर्फ रिडक्शन हो जाए? नहीं, क्योंकि ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यार जब कोई एक चीज इलेक्ट्रॉन को लूज करेगी तो ऑब्वियसली बात है दूसरी चीज को क्या कर रही होगी, गेन कर रही होगी, हाँ या ना। इसका मतलब यहां पर बेसिकली क्या हुआ करता है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ करता है। तो अगर कभी पेपर में सवाल पूछ लिया गया कि भैया ये जो एंजाइम है हमारे पास, इट इज इन्वॉल्व इन द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सो इस एंजाइम की क्लासिफिकेशन जरा मुझे बता दो कि इसकी क्लासिफिकेशन क्या है। तो पेपर में अगर सवाल पूछ लिया गया, ठीक है ना, सो उसकी क्लासिफिकेशन में जो क्लास आप मार्क करेंगे दैट विल बी द ऑक्सीडो रिडक्टेज। ठीक है ना, उसको और कुछ मार्क मत कर देना, लाइएस पाइएस मत मार्क कर देना उसको। ठीक है, बढ़ जाए। ठीक है, मतलब सर करते क्या है बेसिकली, चलो उसको समझते हैं जरा। मान लो कि हमारे पास क्या था, एक सबस्ट्रेट था, ठीक है ना, और एक इस फॉर्म में पड़ा हुआ था, ये हमारे पास ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में था। किसमें था हमारे पास, ये ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में था। और मेरे पास एक और सबस्ट्रेट था, सपोज दिस, ये मेरे पास किस फॉर्म में था, इट वाज इन दी रिड्यूस्ड फॉर्म। कौन सी फॉर्म में था मेरे पास, ये रिड्यूस्ड फॉर्म में था। तो जब यहाँ पे क्या करेगा, यहाँ पे हमारे पास
ये जो एंजाइम है हमारे पास ऑक्सीडोरिडक्टेज, जब यहाँ पे आके काम करेगा तो ये बेसिकली क्या कर रहा होगा, ये इस सबस्ट्रेट को जो ऑक्सीडाइज था उसको ही रिड्यूस कर देगा। क्या कर देगा, उसको सही है रिड्यूस कर देगा। दिस प्रोडक्ट विल गेट रिड्यूस्ड। इसकी तो क्या होगी, इसकी तो होगी रिडक्शन एंड इट विल बी रिड्यूस्ड। और जबकि ये वाला जो प्रोडक्ट था साथ में हमारे पास मेरे प्यारे बच्चों, इसकी करवा देगा क्या, ये ऑक्सीडेशन। क्या करवा देगा, ऑक्सीडेशन। तो दो प्रोसेस हो रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट की होगी रिडक्शन और रिड्यूस प्रोडक्ट की होगी ऑक्सीडेशन। क्योंकि जो ऑक्सीडाइज वाला है, जो हमारे पास क्या है जी, ऑक्सीडाइज वाला है, वो बेसिकली क्या कर रहा होगा, वो हमारे पास इसको आगे चल के हमारे पास जो ऑक्सीडाइज वाला जो चीज़ है, ये इलेक्ट्रॉन को क्या कर रही होगी, लूज कर रही होगी। क्या कर रहा होगा, इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा होगा। और जो रिड्यूस वाला है हमारे पास, वो क्या कर रहा होगा, इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा होगा। सही बोल रहा हूँ मैं वाली चीज़, हाँ या ना। जो ऑक्सीडाइज है, सॉरी मैं दिमाग से कहीं और निकल गया, ठीक है। मेरे पास जो रिड्यूस्ड, यार देखो ऑक्सीडेशन का क्या मतलब होता है, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या मतलब होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन किसका होगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा जो ऑलरेडी क्या पड़ा हुआ है, रिड्यूस्ड पड़ा हुआ है, ठीक है। मुश्किल तो नहीं है। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, बेसिकली लूज करेगा हमारे पास। बढ़ जाए जी, हाँ या ना। मुश्किल तो नहीं आता, इतनी बात समझ आ रही है आपको, ठीक है। तो सर ये हमारे पास कितनी कैटेगरीज में हो सकते हैं, तो आप सुन लेना। हमारे पास जो ऑक्सीडोरिडक्टेज हैं, ये बेसिकली 3 कैटेगरी की हैं। मतलब इनको मैं 3 तरह से डिवाइड कर सकता हूँ। तो सबसे पहले जो मेरे पास आ रहे हैं, मैं इसको रब करता हूँ यहाँ से, ठीक है। ऑक्सीडोरिडक्टेज में वो आ रहे हैं मेरे पास कौन से, ऑक्सीडेज। कौन से आ रहे हैं, ऑक्सीडेज आ रहे हैं। ये चीज की ऑक्सीडेशन करवाया करते हैं। किस में इन्वॉल्व हुआ करते हैं, बेसिकली ऑक्सीडेशन में ये इन्वॉल्व हुआ करते हैं। कैसे इन्वॉल्व होते हैं हमारे पास ये ऑक्सीडेशन में, इस वाली बात को आप समझेंगे, ठीक है। देखो यार, मान लो कि मेरे पास यहाँ पे क्या पड़ा हुआ है, यहाँ पे मेरे पास कोई एक चीज ए पड़ी हुई है और उसके साथ क्या है, हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, इसकी रिएक्शन करवाएंगे, इससे ऑक्सीजन से। किससे रिएक्शन करवाएंगे, ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाएंगे। और जब ऑक्सीजन से रिएक्शन होगी इसकी, तो ये ऑक्सीडेज पे काम करेगा, ठीक है। और इसके ऑक्सीडेशन करवाने के बाद ये इससे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के आपस में रिएक्शन करवा देगा। सो देयर विल बी अ फॉर्मेशन ऑफ H2O। किसी फॉर्मेशन होगी यहाँ पर हमारे पास, H2O की फॉर्मेशन होगी। तो सर यहाँ से अलग क्या हो जाएगा, यहाँ से जो A था हमारे पास, क्या था, जो A था वो क्या हो गया, वो टूट के अलग हो जाएगा। तो सर इसमें क्या हो गया, इसकी ऑक्सीडेशन कहाँ हुई, ये तो ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं कर रहा। अरे भैया एक बात बताओ, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन, बट ऑल्सो द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज ऑल्सो नोन एज ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करा है, मैंने हाइड्रोजन रिमूव करवा दिया ना, इसे अब ए फ्री पड़ा हुआ है। तो ए क्या हो चुका है, ए हैज बीन ऑक्सीडाइज्ड। क्या हो चुका है, ए हमारे पास ऑक्सीडाइज्ड हो चुका है। तो सर ऐसा बॉडी में हमारे कौन से एंजाइम्स हैं जो इस तरह के काम करवाए करते हैं, तो आप ध्यान रखना, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। कौन सा एंजाइम हमारे पास, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज क्या हुआ करता है, बेसिकली साइटोक्रोम ऑक्सीडेज बेसिकली हमारे पास क्या हुआ करता है, एक तरह का क्या है, ये ऑक्सीडेज है। क्या है, ऑक्सीडेज एक तरह का ऑक्सीडोरिडक्टेज एंजाइम है, ठीक है जी। बढ़ जाए आगे, ठीक है। दूसरी जो कैटेगरी आ रही है वो आ रही है मेरे पास कौन सी, डीहाइड्रोजिनेज। हाइड्रो, बेटे जो मैं पढ़ा रहा हूँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको इसलिए इंपॉर्टेंस बता नहीं सकता कि पेपर में से कैसा सवाल पूछा जाएगा, ठीक है ना बेटे। पेपर में से किसी भी तरीके का क्या हो सकता है, सवाल पूछा जा सकता है। तो आपने इस बात का क्या रखना है, बड़ा यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक। चलें, तो डीहाइड्रोजिनेज क्या है हमारे पास, डीहाइड्रोजिनेज इज द एंजाइम दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन विदाउट रिएक्टिंग द हाइड्रोजन विद द ऑक्सीजन। वो हाइड्रोजन को रिमूव तो करेगा, बट उसकी रिएक्शन ऑक्सीजन से नहीं करवा रहा होगा। सर जैसे कि मान लो मेरे पास ये AH2 पड़ा हुआ है, तो जब आप इस पे क्या डालोगे, जब आप इस पे ये वाला एंजाइम डालोगे, कौन सा हमारे पास, डीहाइड्रोजिनेज, ठीक है। तो क्या करेगा, ये यहाँ से इन हाइड्रोजन को क्या कर देगा, तोड़ के अलग कर देगा। और यहाँ से ही अलग कर देगा किसको, इस A चीज को, किसको, इस A वाली चीज को जो हमारे पास मेन सबस्ट्रेट था, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या हो रही है, यहाँ पर भी एक्चुअली हो रहा है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। सो दैट इज ऑल्सो दी ऑक्सीडेशन। क्या हो रही है, यहाँ पर भी हमारे पास ऑक्सीडेशन हो जा रही है, पक्का, ठीक है। तो सर ऐसे कौन काम करता है, ऐसे हमारे पास एक एंजाइम काम कर रहा होता है जिसका नाम है सक्सिनेट डीहाइड्रोजिनेज या पायरुवेट डीहाइड्रोजिनेज। सुने आपने वाले सारे नाम, सक्सिनेट डीहाइड्रोजिनेज। ये बेसिकली सक्सिनिक एसिड से, सक्सिनेट से क्या करवाया करता है, हाइड्रेट लिख रहा हूं यार मैं, हाइड्रोजीनेज। उसमें से ये ऑक्सीजन, उसमें से हाइड्रोजन निकाल देते हैं। या पायरुवेट डीहाइड्रोजिनेज, कौन सा हमारे पास, पायरुवेट डीहाइड्रोजिनेज, ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये इसमें से निकाल दिया करते हैं, फिर गलत, हाइड्रोजीनेज, ठीक है। बढ़ जाएं, और कौन सी आ रही है हमारे पास,
एक और कैटेगरी हमारे पास कौन सी आ रही है, एक और कैटेगरी हमारे पास आ रही है किसकी, नंबर 3, वो है हमारे पास कौन से, दे आर रिडक्टेज। कौन से हमारे पास वो रिडक्टेज हैं, दे आर बेसिकली इन्वॉल्व इन रिडक्शन रिएक्शन। दो तो ऑक्सीडेशन की हुई गई हमारे पास, एक आ रही है किसकी, रिडक्शन की, ठीक है। सो दे सिंपली ऐड हाइड्रोजन, क्या करते हैं, सिंपली हाइड्रोजन को ऐड कर दिया करते हैं। जैसे कि मेरे पास ए है, ये मेरे पास H हाइड्रोजन है, सो दे विल ऐड दिस एंड AH2 की क्या हो जाएगी, फॉर्मेशन हो जाएगी, एंड दिस रिएक्शन विल बी कैटलाइज्ड बाय दिस प्रोडक्ट, ठीक है। और यहाँ पे जो हमारे पास एंजाइम काम कर रहा होगा, दैट एंजाइम विल बी लाइक, हम एग्जांपल ले सकते हैं, ऐसे हमारे पास मैं लेता हूँ नाइट्रोजन या नाइट्रो रिडक्टेज का, किसका एग्जांपल लेता हूँ मैं, नाइट्रो रिडक्टेज। तो नाइट्रो रिडक्टेज क्या है हमारे पास, एक तरह का जी रिडक्टेज एंजाइम है। कैसे एंजाइम है हमारे पास, रिडक्टेज, जो भी एक्चुअली एक तरह का ऑक्सीडो रिडक्टेज टाइप है। पक्का है, मुश्किल तो नहीं आ रही, आसान है इतनी बात, ठीक है जी। चलें बढ़ जाएं आगे, चलें जी आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। और हम नंबर 2 पर आते हैं। तो जो नंबर 2 जो मेरे पास आ रहा है वो कौन सा है जी, मेरे पास वो है ट्रांसफरेज। दूसरी कैटेगरी जो मेरे पास यहाँ पर आ रही है वो है कौन सी, मेरे पास ट्रांसफरेज। कौन सी कैटेगरी है मेरे पास, वो ट्रांसफरेज, जिसमें क्या करा हुआ है, जिसमें मैंने कुछ एंजाइम्स को डाला हुआ है, एंड दिस एंजाइम्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसफर ऑफ ग्रुप्स। किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है ये, दे आर, दीज एंजाइम्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसफर ऑफ ग्रुप्स। सर जैसे कि मान लो कि किसी एक सबस्ट्रेट के पास कोई एक केमिकल ग्रुप है, क्या है, कोई एक केमिकल ग्रुप है, और हमें चाहिए कि भाई ये केमिकल ग्रुप क्या हो जाए, ये केमिकल ग्रुप इस वाले सबस्ट्रेट को मिल जाए, ठीक है। तो यहाँ पर जो काम कर रहा होगा, यहाँ पे ये जो एंजाइम काम करेगा बेसिकली, ठीक है ना, दैट एंजाइम विल बी नोन एज ट्रांसफरेज, जो बेसिकली इस पर्टिकुलर जी ग्रुप को क्या करेगा, इसको उठा के इसके पास जोड़ देगा, एंड यहाँ पे किसकी फॉर्मेशन होगी, देन देयर विल बी अ रिएक्शन दैट विल बी कैरिड आउट बाय दिस एंजाइम, एंड यहाँ से क्या होगा, यहाँ से हमारे पास जो इनिशियली जो रिएक्टेंट था, जो सबस्ट्रेट था, वो विदाउट ग्रुप हो जाएगा, और जो रिएक्टेंट आएगा उसके पास क्या होगा, उसके पास अल्टीमेटली ये हमारे पास जो एस ग्रुप है, ये या जी ग्रुप जो है हमारे पास यहाँ पे इसको प्रेजेंट होकर ऐसे करके मिल जाएगा, और यहाँ पर इसकी फॉर्मेशन हो जाएगी। पक्का, मुश्किल तो नहीं है, हाँ या ना, ठीक है। तो आपने ऐसे करके ना बहुत सारे ट्रांसफरेज एंजाइम्स आपने मुझे उम्मीद है कि आपने पढ़े होंगे। जैसे कि आप अगर लैक ओपेरॉन पढ़ा है आपने क्लास नंबर 12 में, चैप्टर नंबर 6 जो हमारे पास मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में, लैक ओपेरॉन में हमारे पास एक एंजाइम आता है जिसको मैं कहता हूँ क्या, ट्रांस एसिटाइलेज। क्या कहता हूँ मैं इसको, ट्रांस एसिटाइलेज। वो बेसिकली क्या कर रहा होता है, वो वहाँ पर एसिटाइल ग्रुप को, कौन से ग्रुप को, एसिटाइल ग्रुप को ट्रांसफर कर रहा होता है। या मैं इसको आपको ना इसका बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ। आपने मिनरल न्यूट्रिशन नाम का चैप्टर पढ़ा है, मिनरल न्यूट्रिशन पढ़ा है सर, क्लास 11th में ही हमारे पास वो तो, ठीक है ना। प्लांट फिजियो में ऑलरेडी मतलब ऑब्वियसली वो आया करता है। तो उसमें क्या होता है, उसमें एक रिएक्शन दे रखी है, क्या दे रखी है, उसमें हमारे पास एक रिएक्शन दे रखी है जहाँ पे एक अमीनो एसिड को एक ऑर्गेनिक एसिड बनाया जाता है, और एक ऑर्गेनिक एसिड को अमीनो एसिड बनाया जाता है। आई विल गिव यू द एग्जांपल, ठीक है। जैसे कि सपोज दिस इज अच्छा, अमीनो एसिड क्या होता है, अमीनो एसिड मतलब हमारा, आपको बना के दिखाया मैंने पहले भी, कि ये हमारे पास बेसिकली एक अमीनो एसिड हुआ करता है। इसके पास मान लो R1 ग्रुप है, दिस इज H, एंड सपोज दिस इज NH2। कौन सा ग्रुप है इसके पास, ये हमारे पास NH2 ग्रुप है। सो दिस इज द अमीनो एसिड, क्या है हमारे पास एक, दिस इज द AA, मतलब कि अमीनो एसिड है। ओके, नाउ लिसन टू मी। और यहाँ पर मेरे पास साथ में कौन बैठा हुआ है, कोई एक ऑर्गेनिक एसिड बैठा हुआ है, जैसे कि R2C डबल बॉन्ड O COOH। दिस इज एन अगेन हमारे पास एक ऑर्गेनिक एसिड, एक नॉर्मल एसिड है। और यहाँ पर क्या करनी है, ये रिएक्शन आप पढ़ते थे किसमें, फेट ऑफ अमोनिया में आप पढ़ते हैं सारी रिएक्शन को। मैं सिर्फ आपको एग्जांपल लेके बता रहा हूँ, फिर मैं आपको इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दूंगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर हम चाहते हैं कि ये अमीनो एसिड का जो अमीनो ग्रुप है ये इसको मिल जाए, और इसका जो C डबल बॉन्ड O है उसको मिल जाए। तो यहाँ पर क्या करेगा, यहाँ पे जो एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होगा इस रिएक्शन को कैरी फॉरवर्ड करवाने में, आगे बढ़ाने में, दैट एंजाइम विल बी अ ट्रांसफरेज ग्रुप, ठीक है। वो ये करेगा, उस NH2 को उठा के तो यहाँ पे लगा देगा, और साथ ही साथ यहाँ पे वो H के अटैचमेंट भी करेगा, ठीक है। और इस C डबल बॉन्ड O को उठा के वो वापस इसको दे देगा। मतलब कि जो पहले R1 मिथाइल ग्रुप, R1 एल्काइल ग्रुप वाला जो हमारे पास अमीनो एसिड था, नाउ इट विल बिकम अ एन ऑर्गेनिक एसिड। क्या हमारे पास वो एक ऑर्गेनिक एसिड बन जाएगा, इसके पास RC डबल बॉन्ड O आ जाएगा। तो अमीनो एसिड बन चुका है हमारे पास ऑर्गेनिक एसिड, ठीक है ना। और जो हमारे पास पहले ऑर्गेनिक एसिड था, क्या था जो पहले हमारे पास ऑर्गेनिक एसिड था, जिसमें हमारे पास R2 ग्रुप था, ठीक है ना, वो कुछ हमारे पास यूं था, ठीक है ना जी। अब वो क्या बन चुका है, उसके बाद आपको मैंने बोला कि था कि उसके पास ऐसे करके क्या लग जाएगा,
ऐसे करके एक हाइड्रोजन आ जाएगा बाहर से, जैसे आ गया उसके पास, और एक NH2 ग्रुप भी उसके पास आ जाएगा। तो अभी हमारे पास बन चुका है क्या, एक अमीनो एसिड। अगर आप देखें यहाँ पर, समझ आ रही है आपको मेरी बात, मुश्किल तो नहीं है, पक्का। सो दिस इज द एंजाइम, ठीक है ना, दैट कैटलाइज दिस पर्टिकुलर रिएक्शन। ठीक, इसका अगर आप एग्जाम्पल जानना चाहें तो आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे मैं बोलता हूँ क्या, ग्लूटामिक एसिड। क्या बोलता हूँ मैं, ग्लूटामिक एसिड, जो हमारे पास क्या हुआ करता है, एक अमीनो एसिड हुआ करता है। ठीक है, एग्जाम्पल आप ले लें, जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्या, ग्लूटामिक एसिड फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, ग्लूटामिक एसिड, ये सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पर समझा रहा हूँ मैं आपको। ग्लूटामिक एसिड, जब ग्लूटामिक एसिड किससे रिएक्ट करता है, व्हेन इट रिएक्ट्स विद द ऑर्गेनिक एसिड लाइक ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। कौन से एसिड से, इसका आप एग्जांपल ध्यान रख लेना, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड से बेसिकली वो रिएक्ट किया करता है और ये रिएक्शन आगे बढ़ा करती है। तो ग्लूटामिक एसिड जो हमारे पास एक अमीनो एसिड है, उसके अंदर से अमीनो ग्रुप को निकाल लिया जाता है और ऑक्सैलो एसिटिक एसिड में जोड़ दिया जाता है, जिस वजह से वो जो हमारे पास ऑक्सैलो एसिटिक एसिड था हमारे पास, वो बन जाता है कि हमारे पास एस्पार्टिक एसिड। क्या बन जाता है वो हमारे पास, उसकी फॉर्मेशन होती है किसकी, अमीनो एसिड की, दैट इज दी एस्पार्टिक एसिडिक फॉर्मेशन होती है। और ग्लूटामिक एसिड जो पहले हमारे पास अमीनो एसिड था, वो कन्वर्ट हो जाएगा एक ऑर्गेनिक एसिड में। और जी कौन सा ऑर्गेनिक एसिड में कन्वर्ट होता है, कन्वर्ट होता है हमारे पास किसमें, अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड में। समझ आ रही है मेरी बात, हाँ या ना, मुश्किल तो नहीं है, पक्का। ठीक है, तो आप इस बात का बड़ा यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि हमारे पास पहले यहाँ पर ये अमीनो एसिड था ग्लूटामिक एसिड, और जब इसको NH2 निकाल के दे दिया गया तो हमारा नया अमीनो एसिड जो बनता है, ये वाला R2 वाला, वो कौन सा है, वो है हमारे पास कौन सा, एस्पार्टिक एसिड। तो अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा, सर इस रिएक्शन को कैटलाइज कौन करवाएगा, नेम द एंजाइम दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कैटालिसिस ऑफ दिस रिएक्शन। सो द एंजाइम इज, क्योंकि क्या कर रहा है वो हमारे पास ग्लूटामिक एसिड से ट्रांसफर करवा रहा है ग्रुप को, ठीक है ना, पायरुवेट ग्रुप को या अमीनो एसिड ग्रुप को। सो इट इज नोन एज ग्लूटामेट पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस। समझ आ रही है मेरी बात, हाँ या ना। ये एक इंडिपेंडेंट रिएक्शन है जो मैंने आपको यहाँ पे लिख के समझाई है, इस वाली बात का ध्यान रखेंगे, जिसको मैंने ऊपर वाले एग्जाम्पल से क्या करा है, लिंक करा है। ठीक है ना, कि कुछ हमारे पास ऐसा ट्रांसफर हुआ करता है और जिस रिएक्शन को जो कैटलाइज करवा रहा है उसका नाम क्या है हमारे पास, एक एंजाइम ग्लूटामेट पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस। क्यों लिख रहा हूँ मैं, ट्रांसफरेज है ये, क्या है ये, ट्रांसफरेज, मिस्टेक हुई। ठीक है, हमारे पास ट्रांसफरेज, पक्का ट्रांसफर ये करवा रहा है। बढ़ जाएं आगे, ठीक है। तो चलने जी, ये हमारे पास कौन सा हो गया, हमारे पास ट्रांसफरेज की बात हो चुकी है। अब हम अगली कैटेगरी पे बढ़ते हैं, जो आ रही है हमारे पास कौन सी, हाइड्रोलेस। कौन सी आ रही है, हाइड्रोलेस। तो हाइड्रोलेस क्या हुआ करता है हमारे पास, इस वाली बात को आप जरा यहाँ पे समझेंगे। ठीक है ना, हाइड्रोलेस एक्चुअली वो एंजाइम हुआ करते हैं जो हाइड्रोलिसिस करके बॉन्ड को ब्रेक किया करते हैं। क्या करके, हाइड्रोलिसिस करके बॉन्ड को ब्रेक कर दिया करते हैं। जैसे कि जितने भी हमारे पास डाइजेस्टिव एंजाइम्स है, क्या है, जितने भी हमारे पास डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं, दे ऑल आर हाइड्रोलिसिस। वो बेसिकली वाटर को ऐड करते हैं और वाटर की प्रेजेंस में क्या करते हैं, रिएक्शन को कैटलाइज करवाते हैं और बॉन्ड को तोड़ दिया करते हैं। जैसे कि इसके हमारे पास बहुत सारे एग्जांपल्स आते हैं और यहाँ पे हम उसका स्पर्म लाइसेंस की भी थोड़ी सी बात यहाँ पे हम कर लेंगे। ठीक है, तो हमारे पास जो थर्ड कैटेगरी आ रही है वो कौन सी आ रही है, वो आ रही है हमारे पास कौन सी, हाइड्रोलेस। ओके, सो सर व्हाट आर हाइड्रोलेस। हाइड्रोलेस आर द रिएक्शन दैट कैटलाइज द हाइड्रोलिसिस ऑफ बॉन्ड्स। ठीक है ना, बॉन्ड्स, और कौन से वाले बॉन्ड्स हमारे पास, लाइक एस्टर, पेप्टाइड्स वगैरह वगैरह। मतलब कि वो बॉन्ड्स जो कंडेंसेशन रिएक्शन से बने थे, किससे बने थे हमारे पास, कंडेंसेशन रिएक्शन से बने थे। तो वहाँ पे क्या करा जाएगा, वहाँ पे वाटर की एडिशन करी जाएगी। ठीक, तो C12H22O11, जैसे हमारे पास ये हो गया क्या, माल्टोस। क्या हो गया हमारे पास ये, माल्टोस। तो यहाँ पर हमारे पास जो डाइजेस्टिव एंजाइम आ रहा है वो कौन सा आ रहा है, वो आ रहा है हमारे पास कौन सा, माल्टेज। कौन आ रहा है, माल्टेज। इसका मैं भी आपको एक्टिव साइड के टाइम पे एग्जांपल दे रहा था। ठीक है, तो जब यहाँ पे माल्टोस के ऊपर H2O काम करेगा, माल्टेज क्या करेगा, H2O को ऐड करवाएगा, तो यहाँ पे फॉर्मेशन होगी इसकी C12H24O12 की, एंड यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे बन जाएगा कि हमारे पास C6H12O6। ठीक है, दिस विल बी दी ग्लूकोज के दो मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इसने कौन सा बॉन्ड ब्रेक करा है, यहाँ पे बेसिकली इसने ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को ब्रेक करा है। कौन से बॉन्ड को ब्रेक करा है इसने, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को ब्रेक करा है। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के अलावा ये एस्टर के बॉन्ड्स को हमारे पास, ठीक है ना, ये हमारे पास ये पेप्टाइड बॉन्ड्स को भी क्या करते हैं, ब्रेक
किया करते हैं, इन सब बॉन्ड को हाइड्रोलिसिस के थ्रू ब्रेक करा जाता है। इनफैक्ट आपने सुना होगा कि हमारे पास ये जैसे मान लो ये स्पर्म है हमारे पास, तो स्पर्म का जो हेड होता है, ठीक है ना, सपोज दिस इज द हेड ऑफ स्पर्म एंड दिस स्पर्म के हेड को में जो स्ट्रक्चर होता है क्या है एक्रोसोम। तो एक्रोसोम के अंदर भी जो एंजाइम्स हुआ करते हैं वो भी हमारे पास हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स हुआ करते हैं। सो दे आर ऑल्सो दी हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। तो अभी पेपर में सवाल पूछ लिया गया कि ये जो स्पर्म लाइसेंस होते हैं, स्पर्म लाइसेंस आर दी हाइड्रोलिसिस एंजाइम दैट डिसॉल्व द जोना पैलिसोइडा एज वेल एज द सेल्स ऑफ द कोरोना रेडिटा। ठीक है, तो ये कौन से एंजाइम्स हुआ करते हैं, तो ध्यान रखना जो स्पर्म लाइसेंस के एंजाइम्स है हमारे पास, स्पर्म लाइसेंस आर एक्चुअली द हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। आर यू गेटिंग? समझ आ रही है? मुश्किल तो नहीं है। ठीक है, चलें जी, ये तो हमारे पास हो गई क्या तीसरी कैटेगरी। चौथी कैटेगरी में हम पढ़ते हैं क्योंकि 6 पढ़नी हमने टोटल। तो जी फोर्थ जो मेरे पास आ रही है वो आ रही है कौन सी मेरे पास, लाइएस। कौन सी आ रही है? लाइएस। लाइएस भी एक्चुअली बॉन्ड ब्रेक करने का ही काम करा करते हैं और एक ग्रुप के रिमूवल के रिस्पॉन्सिबल होते हैं विदाउट द एडिशन ऑफ वाटर। ये बिना हाइड्रोलिसिस करवाए क्या करते हैं, बॉन्ड को ब्रेक करते हैं। सो दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिमूवल ऑफ ग्रुप्स या कार्बन्स को रिमूव करा करते हैं विदाउट वाटर या विदाउट हाइड्रोलाइसिस। बेटे इस बात का ध्यान रखना है कि अगर पेपर में सवाल पूछ लिया गया कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हाइड्रोलेस एंड लाइएस, अगर तो वाटर के टर्म्स में आंसर ऑप्शंस दे रखे होंगे सो देन वेल गुड, आप बता देंगे कि जो हाइड्रोलेस हैं दे यूज वाटर एंड लाइएस डू नॉट यूज वाटर। ठीक है ना। बट अगर ऐसा कोई ऑप्शन पेपर में आपको नहीं दिखा और उसके बावजूद आपसे वाली चीज पूछी गई, देन यू हैव टू रिमेंबर दैट हाइड्रोलेस ब्रेक डाउन अ पॉलीमर अ डाइमर इनटू इट्स मोनोमर। ठीक है ना। वेयर एज द लाइएस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्रेक डाउन ऑफ अ कंपाउंड बाय रिमूविंग अ पर्टिकुलर ग्रुप। जो क्या करते हैं, जो एक ग्रुप को क्या करते हैं, रिमूव आउट किया करते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, आप एग्जांपल ले लें। जैसे मेरे पास मान लो एक कंपाउंड है सी, कार्बन कार्बन, सपोज दिस इज एक्स एंड दिस इज डबल बॉन्ड वाई। आप इसका एग्जांपल ले सकते हैं ऐसे CH3C डबल बॉन्ड OH, मतलब एल्डिहाइड। क्या हो गया हमारे पास, ये एल्डिहाइड हमारे पास ये हो गया। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है। ठीक है, और जब इस पे इसको क्या करना है, जब इस पे लाइएस काम करेगा, कौन काम करेगा, जब इस पे व्हेन दिस लाइएस वर्क ऑन इट, तो इट विल बी रिमूवल फॉर इट विल रिमूव दिस XY ग्रुप। कौन से ग्रुप को, ये X और Y को क्या कर देगा, तोड़ के अलग कर देगा। ठीक है ना। और ये तोड़ के जब अलग करेगा तो यहाँ पर एक और चीज बना के दे रहा होगा, कहता है जो रिमेनिंग जो हमारे पास कार्बन स्ट्रक्चर था उसके अंदर डबल बॉन्ड क्रिएट कर दिया करता है लाइक दिस। ठीक है, जिससे क्या रहे, जिससे कार्बन की वैलेंसी क्या रहे, सेटिस्फाइड रहे। क्या रहे, सेटिस्फाइड रहे। ठीक है, तो यहाँ से क्या करेगा, जैसे यहाँ से मान लो किसने, इसके पास 2 हाइड्रोजन लगे हुए थे, एक H इधर एक H इधर, ठीक है, और एक H। तो ये तो होता है हमारे पास CH3 CH3 CHO। तो इसने क्या करा, इसने बेसिकली यहां से इसको तो यहां से निकाल दिया, फॉर एग्जांपल H2O को रिमूव आउट करा। तो इसने रिमूवल करा, रिमूवल ऑफ ग्रुप। कौन से ग्रुप को इसने रिमूव करा, इसने रिमूव करा यहां से H2O को, और साथ में जो फॉर्मेशन हुई वो किसी फॉर्मेशन हुई हमारे पास CH, और यहाँ पे भी क्या रह गया हमारे पास CH। ठीक है ना, और यहाँ पर क्या आ गया हमारे पास डबल बॉन्ड, हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड बेसिकली आ जाएगा, डिपेंडिंग अपॉन कि कौन सी चीज हमारे पास निकल रही है। ठीक है, तो एक तरह से क्या करवा रहा है हमारे पास, ये एलिमिनेशन रिएक्शन ये करवा रहा है, चीजों को निकाल के बाहर फेंक दे रहा है, और बाहर फेंकने के टाइम पे क्या कर रहा है, बॉन्ड बना रहा है। ठीक है, बाहर, और पर जो हमारे पास ये थे हाइड्रोलिस थे, ये चीज को ऐड कर रहे हैं, वाटर को उसके अंदर ऐड कर रहे हैं, तो ताकि वाटर इसका गोलमाल्टो का फॉर्मूला हो जाए C12H24O12, जिससे कि मैं इसको 2 चीजों में तोड़ पाऊं, किसमें, एक C6 में एक C6 में, एक H12 में एक H12 में, और एक O6 में और एक O6 में। पर यहां पर ऐसा नहीं हो रहा, यहां पर इस पूरी चीज को ही बाहर निकाल के फेंका जा रहा है, जिससे कि जो बची हुई चीज है वो एक हमारे पास एक नया कंपाउंड बनकर आ जाए। ठीक है ना, जिसके पास जनरली डबल बॉन्ड हुआ करता है, तो एक तरह से एलिमिनेशन रिएक्शन करवाते हैं। ठीक है, और अगर मैं आपको इसका एग्जांपल देके बताऊं तो आप इसके एग्जांपल में ध्यान रखेंगे, ये रिवर एल्डोल जो होती है हमारे पास, जिसकी मैं आपको अभी भी बात कर रहा था। ठीक है ना, एल्डोलेस एग्जांपल आप ले लें, तो हमारे पास एल्डोलेस हमारे पास क्या है, एक तरह का ये लाइएस एंजाइम है, जो बेसिकली हमारे पास फ्रक्टोज 1,6, सुन लेना मेरी बात को, फिर बोल रहा हूं मैं, फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट को ब्रेक करता है किसमें, ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट में। मैं पूरा लिख रहा, मैं आपको आप पता जानते हैं वाली बात, साथ ही साथ डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन में। ठीक है ना, एसीटोन का फॉर्मूला हमारे पास होता है CH3 C डबल बॉन्ड O CH
3, ठीक है, यही होता है। तो डबल बॉन्ड यहाँ पे कैसे क्रिएट हुआ होगा, डबल बॉन्ड एक्चुअली ऐसे ही क्रिएट हुआ है ये वाला, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, हमारे पास 2 फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा होता है लाइक दिस, तो दिस इज द डाइहाइड्रोक्सी H2, ठीक है, मुश्किल तो नहीं है यार, बोला करो। और एल्डिहाइड का जो डबल बॉन्ड है वो भी हमारे पास ऐसे ही आया होगा। चलें, खैर हमने इतना कुछ डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, तो सिर्फ एग्जांपल के तौर पे आपको समझा रहा था। और मैं आपको डिटेल बात इसलिए बताता हूँ ताकि ना आपके दिमाग में वाली बात क्या हो जाए, बैठ जाए, ठीक है। लाइएस एग्जाम्पल एल्डोलेस, ठीक है। एल्डोलेस आपको इसलिए मैंने वहां पे पहले आपको एल्डोलेस डिटेल में पढ़ा दिया जैसे कि आपको यहाँ पे कंफ्यूजन ना हो, पक्का। चलें जी, हमारे पास जो सेकंड लास्ट कैटेगरी आ रही है, 4 तो पढ़ ली हमने, आगे जो हमारे पास आ रही है वो आ रही है हमारे पास कौन सी, आइसोमरेज। कौन सी आ रही है, आइसोमरेज, ठीक है। और यार उसमें भी ना मैं मतलब ऐसा मैं जान पूछे नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना, वो अपने आप ही हो जा रहा है। मैं आपको ना ग्लाइकोलाइसिस की रिएक्शन से ही सारी की सारी समझा दे रहा हूँ। सर आप ऐसा क्यों कर रहे हो बेटे, देखो क्योंकि ना जो ऑर्गेनिक की रिएक्शंस हैं, देखो आप मानते हो अपने आप जूलॉजी में तो कोई रिएक्शंस पढ़ते नहीं हो एज सच, उसमें तो हमारे पास जो एंजाइम जो रिएक्शंस थी वो सिर्फ और सिर्फ कैसी थी, हमारे पास एक्सो एंजाइम्स की रिएक्शन थी, जो सलाइवरी एमाइलेज आएगा या हमारा पेप्सिन आएगा या ट्रिप्सिन आएगा, वो आके काम करेगा, सब्सट्रेट को तोड़ देगा। नहीं, जो एक्चुअली जो पेपर में पूछने वाले रिएक्शंस है ना, हमारे पास एंडो एंजाइम्स की रिएक्शन है, जो एक्चुअली कहां पर होती है, जो ग्लाइकोलाइसिस या क्रेब्स साइकिल के अंदर हुआ करती है, ठीक है। और ये ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल साइटोप्लाज्म के अंदर चलते हैं, तो हमने इस बात का यहाँ पे बड़ा ध्यान रखना है, ठीक है जी, पक्का। और ग्लाइकोलाइसिस क्योंकि सेल के अंदर हो रही है, तो उन हम रिएक्शंस को भी यहाँ पर पढ़ रहे हैं। तो अब हमारे पास जो आइसोमेरेज की जो रिएक्शन आ रही है, ठीक है, जो बेसिकली आइसोमेरिज्म करवा रहा है हमारे पास, जिसको मैं बोल रहा हूँ क्या, आइसोमेरेज टाइप नंबर 5। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, हमारे पास क्या है, मान लो हमारे पास है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ये सेकंड स्टेप में बनता है जब हम ग्लूकोज पे करते हैं, ग्लूकोज के हम फॉस्फोराइलेशन करते हैं एटीपी डाल के, द रिएक्शन इज कैरिड आउट बाय हेक्सोकाइनेस, ठीक है। तो जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है हमारे पास, जब ये ब्रेक करेगा, क्या करेगा, जब ब्रेक नहीं करेगा, माफ करना, ठीक है ना, इस पे जब ये आइसोमेरेज काम करेगा, कौन काम करेगा इस पे, जब ये एंजाइम जो हमारे पास आइसोमेरेज ये काम करेगा, तो इट विल कन्वर्ट दिस ग्लूकोज, जो हमारे पास एक एल्डिहाइड है, कौन है जो हमारे पास एक एल्डिहाइड है ग्लूकोज, उसको ये कन्वर्ट कर देगा किसमें, फ्रक्टोज में। किसमें कन्वर्ट कर देगा, फ्रक्टोज, एंड इट विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। तो यहाँ पर बेसिकली आइसोमेरिज्म करवा रहा है। तो यहाँ पर क्या करा है इसने, हमारे पास इसको कन्वर्ट कर दिया किसमें, कीटोन में। किसमें कन्वर्ट कर दिया, इसको कीटोन में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो यार उसका ध्यान रखेंगे कि हमारे पास ये वाले जो आइसोमेरेज हैं क्या करते हैं, बेसिकली एक एल्डोल को या एल्डोज को कन्वर्ट कर देते हैं किसमें, कीटोज में। एल्डोज शुगर या कीटोज शुगर को, एल्डोज शुगर को कीटोज में और कीटोज शुगर को एल्डोज में। इसके अलावा ये तो हमारे पास एक एग्जाम्पल हुआ, क्या हुआ हमारे पास, एक एग्जाम्पल हुआ एक तरह के आइसोमेरेज का, ठीक है ना। एक और तरह का हमारे पास आइसोमेरेज आता है जो बेसिकली पोजीशन को चेंज करा करता है फंक्शनल ग्रुप की। जैसे कि हमारे पास फॉर एग्जाम्पल मेरे पास पड़ा हुआ है क्या, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, क्या पड़ा हुआ है मेरे पास, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट पड़ा हुआ है। तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को मुझे कन्वर्ट करना है किसमें, पोजीशन चेंज करवानी है, म्यूटेशन करवानी है इसकी पोजीशन में, ठीक है ना। कन्वर्ट करना है इसको मैंने किसमें, ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में, इसमें कन्वर्ट करना है ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो एंजाइम काम कर रहा होगा वो एक तरह का आइसोमेरेज ही होगा, ठीक है ना, बट उसको मैं क्या कहूँगा, क्या, म्यूटेज। कौन सा एंजाइम काम करेगा यहाँ पे, काम करेगा म्यूटेज, एंड दैट विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द चेंज इन द पोजिशन ऑफ फॉस्फोरस ग्रुप। तो चेंज इन पोजिशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, ये फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन को बेसिकली क्या कर रहा होगा, चेंज कर रहा होगा, ठीक है। बढ़ जाए, और एक और कैटेगरी मेरे पास आ रही है यहाँ पर, ठीक है ना, वो है हमारे पास किसकी, एपिमरेज की। आप चाहे तो आप इसको पेपर के लिए याद मत रखना, मैं सिर्फ आपको पढ़ा रहा हूँ तो इसलिए आपको बताता हूँ ये वाली चीज़। हमारे पास जैसे कि एक शुगर होती है, कौन सी, ज़ाइलुलोज शुगर। कौन सी शुगर, ज़ाइलुलोज शुगर, 5 कार्बन शुगर होती है, उसके 5वें कार्बन में फॉस्फेट ग्रुप लगा होता है, ठीक है, ज़ाइलुलोज 5 फॉस्फेट। और जब इसके ऊपर काम करेगी, ठीक है, जब इसके ऊपर काम करेगा कौन, इसके ऊपर काम करता है एक और एंजाइम हमारे पास, मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ, सपोज दिस, वो भी एक तरह का क्या है हमारे पास, आइसोमेरेज है, जिसका नाम क्या है हमारे पास, म्यूटेज, नहीं म्यूटेज तो आ गया, एपिमरेज। कौन सा एंजाइम है, एपिमरेज। तो ये करेगा, ये कार्बन की पोजीशन को क्या करता है, बेसिकली चेंज करवा देगा। और जब कार्बन की पोजीशन जो है वो रिंग में चेंज होगी, तो जो ज़ाइलुलोज है वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, रिबुलोज में। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा हमारे पास, वो रिबुलोज में बेसिकली कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, एंड इट विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ रिबुलोज 5 फॉस्फेट, ठीक है।
बेटे रिएक्शन बहुत सारी, आपको बहुत सारी पढ़ाई करनी पड़ेगी आज के दिन, ठीक है, क्योंकि आपने आज काफ़ी कुछ पढ़ा है, बहुत सारे रिएक्शंस पढ़ी हैं। मैं आपको बोलूँगा कि इस रिएक्शंस वाले पार्ट को ना आप कम से कम 2 बार ही पढ़ लेना, ठीक है ना, और आगे मत बढ़ना, इतना ही पहले पक्का कर लेना, क्योंकि रिएक्शन बहुत सारी हो चुकी हैं। बट मैं आपको इस बात का श्योरिटी दे रहा हूँ, इस बात का मैं आपको कॉन्फिडेंटली कह सकता हूँ कि जब आप जाके ना बाकी रिएक्शंस पढ़ोगे ना, तो अब ना आप उन रिएक्शंस को एक अलग ओरिएंटेशन देख रहे होगे। अब आप समझने की कोशिश कर रहे होगे कि यार इस रिएक्शन में ये कोफैक्टर है, या इस रिएक्शन में कौन सी तरह की रिएक्शन है, या जो एंजाइम यहाँ पे दे रखा है हमारे पास, ये एंजाइम बेसिकली एक्सो एंजाइम है, एंडो एंजाइम है, या ये जो एंजाइम है हमारे पास ये आइसोमरेज है, ट्रांसफरेज है हमारे पास, ये लाइएज है, हाइड्रोलेज है, ऑक्सीडोरेडक्टेज है, ट्रांसफरेज है। आपको ये वाली बात आसानी से क्या हो जा रही होगी, इस टाइम पे समझ आ जा रही होगी, ठीक है, पक्का। चलें, एक और मेरे पास जो लास्ट कैटेगरी आ रही है, बस छोटी सी कैटेगरी, वो है कौन सी मेरे पास, लाइगेज। लाइगेज का मतलब क्या होता है, जोड़ना। क्या मतलब होता है, जोड़ना। ये जोड़ने का काम करते हैं, ठीक है। और एक तो मतलब मैं बोल देता हूँ ये चीज़ों को क्या करते हैं, अटैचमेंट रिएक्शन में बेसिकली हेल्प किया करते हैं। अटैचमेंट ऑफ ग्रुप्स, अटैचमेंट ऑफ ग्रुप्स, साथ ही साथ ग्रुप के अटैचमेंट के साथ और क्या करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ये ग्रुप को तो अटैच करा ही करते हैं, साथ ही साथ ये एटीपी को यूज भी करते हैं विद द हेल्प ऑफ एटीपी। एटीपी को यूटिलाइज करके ही क्या करा करते हैं, इन बॉन्ड्स को, इन चीजों को क्या करते हैं, आपस में जोड़ते हैं। जैसे आप एग्जांपल ले लेंगे इसका, मान लो हमारे पास पायरुविक एसिड, कैसे एग्जांपल ले लो पायरुविक एसिड का, ठीक है ना। पायरुविक एसिड है फॉर एग्जांपल, मुझे जोड़नी है कार्बन डाइऑक्साइड। क्या जोड़नी है मुझे यहाँ पे जोड़नी है क्या, कार्बन डाइऑक्साइड मुझे जोड़नी है इन द प्रेजेंस ऑफ, ऑब्वियसली आता है वाटर, एंड क्या चाहिए होगा, एटीपी तो चाहिए ही होगी, एटीपी की तो बड़ी रिक्वायरमेंट है। तो इस रिएक्शन को कैटेलाइज करवाने के लिए, इस रिएक्शन को कैटेलाइज करवाने के लिए एक एंजाइम आएगा, ऑब्वियसली आता है सब्स्ट्रेट के नाम से जाना जाएगा, तो उसको क्या होगा, क्या मैं पायरुवेट, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड को जोड़ रहा है उसके साथ, तो पायरुवेट कार्बोक्सिलेज, क्योंकि ज्वाइनिंग एंजाइम है, सो दैट विल बी नोन एज लाइगेज। क्या कहलाएगा, किस कैटेगरी में आएगा हमारे पास, वो लाइगेज की कैटेगरी में आएगा। और यहाँ पे जो फॉर्मेशन हो रही होगी, उसकी फॉर्मेशन हो रही होगी, यहाँ पे फॉर्मेशन होगी इसकी, पायरुवेट एसिड के पास 3 कार्बन होते हैं, एक कार्बन हमारे पास ये लेकर आ रहा है, तो हमारे पास यहाँ पे बन जाएगा 4 कार्बन का, जिसको मैं कहता हूँ क्या, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। अब आपको शायद समझ आई होगी वाली बात कि ऑक्जेलो एसिटिक एसिड टीचर कैसे बनाया जाता है, ऐसे बनेगा, ठीक है। और साथ ही साथ क्या होगा, जब एटीपी टूट जाएगा तो एटीपी 2 पार्ट में हमारे पास यहाँ पे स्प्लिट करेगा, किस किस में, एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, या पीआई या पाई, कुछ भी लिख लो आप, पक्का। तो जी यहाँ पर क्या होगा, मेरे पास ये 6 तरह के एंजाइम्स बेसिकली हो गए हैं। IUBN के हिसाब से मैं एंजाइम्स को इन 6 कैटेगरीज में क्या कर सकता हूँ, क्लासिफाई कर सकता हूँ। पहला मेरे पास कौन सा है, पहला है मेरे पास ऑक्सीडोरेडक्टेज, फिर है मेरे पास ट्रांसफरेज, फिर है मेरे पास हाइड्रोलेज, फिर है मेरे पास लाइएज, फिर है मेरे पास कौन सा आइसोमरेज, और फिर है मेरे पास कौन सा लाइगेज। तो आपने इन 6 कैटेगरीज को क्या करना है, बड़े ध्यान से रखना है, ठीक है। मैं आपको बता दूं कि अभी एंजाइम्स हमारे पास पूरा नहीं हुआ है, एंजाइम्स इसके पास क्या बची हुई है, एंजाइमेटिक एक्टिविटी बची हुई है। पर मैं आपसे फिर कह रहा हूं कि सबसे पहले आप क्या करें, आप इतना पार्ट प्रिपेयर कर लें, क्योंकि फ्रैंकली स्पीकिंग सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट पार्ट है बायोमोलिक्यूल चैप्टर में कौन सा है, वो एंजाइम्स ही हैं। एंजाइम से नंबर ऑफ क्वेश्चंस क्या है, बहुत ज्यादा पूछे गए हैं। और उसका एक रीजन ये भी है क्योंकि ना क्लास 12th में यहाँ पर हमारे पास बायोमोलिक्यूल्स दे रखा है, उसमें ना एंजाइम्स की बहुत ज़्यादा बात नहीं करी गई है। वहाँ पर बेसिकली बात करी गई है केमिकल रिएक्शंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स की कोई वहाँ पे बात नहीं करी गई है, वहाँ पे प्रोटीन्स की बहुत ज़्यादा बात करी गई है। तो कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स वो सोचता है कि बच्चा उस लेवल का समझ ले, पर क्योंकि उसने कहीं ना कहीं क्या एंजाइम्स के बारे में, लिपिड्स के बारे में ज़्यादा नहीं पढ़ा होता, इसलिए वो इन 2 टॉपिक से क्या करता है, थोड़ा सा बाहर से उठ के सवाल पूछ लेता है, ठीक है। तो यहाँ तक मैंने आपको इतना पढ़ा दिया है, आप पहले इतना पढ़ लें और फिर आप आगे बढ़ें, ठीक है जी। चलें जी, बढ़ते हैं आगे।